317-232 सीढ़ियों के माध्यम से छठी मंजिल। 45 जिप्सम बोर्ड प्रति मंजिल 2.5 युआन, प्रति बोर्ड 15 युआन, कुल राशि 675 युआन। कील के 5 बंडल प्रति बंडल 10 युआन, कुल राशि 50 युआन। पुट्टी पाउडर के 37 बैग प्रति बैग 4.5 युआन, कुल मात्रा 166.5, कुल 891.5 युआन। भाई तुमने आज बहुत मेहनत की है, अतिरिक्त पैसे को एक बोतल ड्रिंक के लिए उपहार समझो। अलीपे के माध्यम से 900 युआन प्राप्त हुए। अल्पविराम। अंतरराष्ट्रीय महानगर राक्षस शहर। रात में देर से एक पुरानी आवासीय इमारत के सामने। उस समय तक शरद ऋतु आ चुकी थी, मौसम ठंडा हो रहा था और अधिकांश लोगों ने स्वेटशर्ट या लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन लिन मो, जिसने आधे दिन तक काम किया था, अभी भी नंगे बदन था, जिससे सोयाबीन के आकार की पसीने की बूंदें उसके शरीर से लगातार बह रही थी। धन्यवाद बॉस, जब भी आपको ज्यादा काम हो मुझसे संपर्क करें। लिन मो ने अपने माथे से पसीना पोंछा, फिर कांपती उंगलियों से संदेश का जवाब दिया। वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर घर की ओर चल पड़ा। उनका शरीर सुगठित था, मजबूत मांसपेशियां थीं, विशेषकर ब्लॉक जैसी छाती और पेट की मांसपेशियां, जो पहली नजर में मजबूत होने का आभास देती थीं। लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर कोई ये देख सकता है कि लिन मो की पीठ घने पतले निशानों से ढकी हुई थी। साथ ही लंबे समय तक धूप में रहने से मृत त्वचा भी निकल जाती है। उसकी हथेलियां किसी पुराने देवदार के पेड़ की छाल की तरह खुरदरी हो गई थी, हाथों के पिछले हिस्से पर दरारें पड़ गई थी और हथेलियों में मोटे मोटे दाग पड़ गए थे। इन बाहरी निशानों के अलावा उन्हें मेनिस्कस, काट की मांसपेशियों में खिंचाव और बर्साइटिस की गंभीर समस्याएं थीं, जिसके कारण उन्हें अक्सर दर्द निवारक प्लास्टर के बड़े बड़े पैच पहनकर काम करना पड़ता था। हालांकि आज उसने लगभग 1000 युआन कमाए, जो कि अधिकांश लोगों के लिए बहुत पैसा था, लेकिन लिन मो बहुत खुश नहीं था। अधिकांश पुरुषों की तरह वह भी अपने मध्य जीवन संकट का सामना कर रहे थे। 30 वर्ष की आयु में उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था और कोई नहीं जानता था कि वे इतने तीव्र शारीरिक श्रम को कितने समय तक जारी रख पाएंगे। उसके परे राक्षस नगर में जीवन यापन की लागत भयावह थी। अपनी बेटी की प्राथमिक स्कूल की फीस, मासिक किराया और अन्य जीवन यापन लागतों के साथ उनकी कुल आय का लगभग 80% हिस्सा इन्हीं में खर्च हो जाता है। वो हर महीने बहुत कम पैसा बचा पाता था। बड़े शहर में बसने की बात तो दूर, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह किसी छोटे से कस्बे में एक अपार्टमेंट खरीद सके। और अपने गृहनगर वापस जा रहे हैं। लिन मो के माता पिता भी शहर से बाहर से आए प्रवासी श्रमिक थे और उनका जन्म राक्षसा शहर में हुआ था। उनके लिए गृहनगर एक जीर्ण शीर्ण मिट्टी के मकान से अधिक कुछ नहीं था, जहां वह शायद हर 3 से 5 साल में एक बार आते थे। कोई संपर्क नहीं, कोई परिचित मित्र नहीं, वह काउंटी शहर की सड़कों से भी परिचित नहीं था। यदि वह अपने गृहनगर लौट आए तो संभवतः वह क्या कर सकेगा। उसे याद आया कि जब उसने स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी तो लिन मो महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। वह बड़े शहर में अपने लिए एक जगह बनाना चाहता था, लेकिन उसे दुख के साथ एहसास हुआ कि श्रमिकों के बच्चे ज्यादातर अंततः श्रमिक ही बन जाते हैं। सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। एक ऐसा गृहनगर जहां वह वापस नहीं लौट सकता था, एक ऐसा शहर जिसे वह बरकरार नहीं रख सकता था। अपने भरसक प्रयास के बावजूद वह अपनी पत्नी और बच्चे को एक स्थिर जीवन नहीं दे सके। ये लिन मो के जीवन का सबसे ईमानदार चित्रण था। क्योंकि वह उपनगरों में रहता था, जब तक लिन मो उसके घर के सामने खड़ा हुआ तब तक लगभग रात के 9 बज चुके थे। अपने किराए के अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर लिन मो ने एक गहरी सांस ली, खुद को एक आरामदायक मुस्कान दी, फिर अपनी चाबियां निकाली और दरवाजे का ताला लगा दिया। चरमराहट, जंग लगा सुरक्षा दरवाजा खुला, जिससे एक छोटा लेकिन बहुत साफ और सुव्यवस्थित बैठक कक्ष सामने आया। पिताजी वापस आ गए। डाइनिंग टेबल पर बैठी अपना होमवर्क कर रही प्यारी सी छोटी लड़की लिन मो को देखते ही उठ खड़ी हुई, जल्दी से दौड़ी और उसकी बाहों में कूद पड़ी। लिन मो ने सहजता से अपनी बेटी को उठा लिया, लेकिन उसकी पीठ में तेज दर्द हुआ, जिससे उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। लिन मो ने अपने दांत पीसते हुए तेज सांस ली। उनकी बेटी लिन जियाओ ने उन्हें उलझन में देखा और पूछा, पिताजी क्या हुआ? क्या जियाओ बहुत भारी है? ओह। उसके माथे पर उभरे ठंडे पसीने को नजरअंदाज करते हुए लिन मो ने उसकी पीठ के दर्द को सहन किया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी भारी नहीं हो, जरा भी नहीं। लिविंग रूम में शोरगुल सुनकर औसत कद, दुबली पतली काया और गोरे रंग की एक महिला एप्रन पहने हुए रसोई से बाहर आई। जियाओ, जाओ अपने हाथ धो लो, खाना जल्दी ही तैयार हो जाएगा। उसका नाम ली जिनविन था, जो लिन मो की पूर्व कॉलेज सहपाठी और उसकी वर्तमान पत्नी थी। लिन मो ने अपनी बेटी को धीरे से नीचे उतारा, उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, मम्मी की बात सुनो और जाकर अपने हाथ धो लो। ठीक है, लिन जियाओ ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया और अनिच्छा से पास के बाथरूम में चली गई। आउच। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, लिन मो ने एक हाथ अपनी पीठ के निचले हिस्से पर रखते हुए दर्द से अपना चेहरा बिगाड़ लिया। यह सचमुच दुखद है। मांसपेशियों के अंदर से ऐसा दर्द आ रहा था मानो उसे किसी कुंड डंडे से मारा गया हो। ली जिनविन ने चिंता से पूछा, क्या आपकी पीठ फिर से दर्द कर रही है? मुझे आपके लिए इस पर कुछ औषधीय प्लास्टर लगाने दो। कोई जरूरत नहीं, घर के रास्ते में थोड़ी ठंड थी, शायद हवा चल गई थी। कोई बात नहीं। लिन मो ने अपनी पीठ के निचले हिस्से को रगड़ा और गहरी सांस ली। क्या आपको यकीन है? हाँ, कुछ नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जाओ खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। ठीक है, बैठ जाओ और थोड़ा आराम करो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। ली जिनविन मुड़ी और जल्दी से वापस रसोई में चली गई। ओह ठीक है, क्या हमने नहीं कहा था कि तुम दोनों को साथ में खाना खाने के लिए मेरे वापस आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है? मैं बहुत देर से घर पहुंचा। जियाओ ने कहा था कि अगर तुम वापस नहीं आए तो वह खाना नहीं खाएगी। ठीक है। लिन मो ने अपनी पत्नी की पीछे हटती हुई आकृति को देखा और उसके भीतर एक गहरी भावना उमड़ पड़ी। उनकी पत्नी वास्तव में एक अच्छी, गुणी पत्नी और मां थी। लिन मो ने ऐसा तब सोचा था जब वे डेटिंग कर रहे थे, और वह भी ऐसा ही सोचता है। ऐसी महिला से शादी करना उनके जीवन की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि थी। 317-234 लेकिन एकमात्र अफसोस ये था कि लिन मो ने अपनी पत्नी से कई वादे किए थे जिन्हें उसने अभी तक पूरा नहीं किया था। उदाहरण के लिए उसे विश्व भ्रमण पर ले जाना और अपने 3 सदस्यीय परिवार के लिए शहर में एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदना जहां दूसरा मकान मालिक उन्हें भगा न दे। हालांकि ली जिनविन ने कभी इनके बारे में शिकायत नहीं की थी।
पहले से छोटा सा बैठक कमरा भोजन की सुगंध से भर गया था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। पत्नी का खाना पकाने का कौशल सचमुच बेहतर होता जा रहा है। जीवन में प्रशंसा आवश्यक है। सामंजस्यपूर्ण परिवार बनाए रखने के लिए घर की महिला की प्रशंसा करना दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। पिताजी तुम्हें ये खाने को देंगे। जियाओ जियाओ, तुम ज्यादा नखरे नहीं कर सकते, ठीक है। वो, मुझे ये पसंद नहीं है, इसे डैडी को दे दो, डैडी को गाजर सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, मैं खा लूंगा, जो भी तुम्हें पसंद नहीं है मैं खा लूंगा। तुम बस उसे बिगाड़ रही हो, क्या होगा अगर वह भविष्य में कुपोषित हो गई। जियाओ शियाओ, तुमने माँ और पिताजी को कब इतना ज्यादा नखरे करते देखा है? लेकिन जो चीजें आप वयस्क खरीदते हैं वे सब वही हैं जो आपको पसंद है। हाँ, माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण था। रात के खाने के बाद ली जिनविन लिन जियाओ जियाओ को स्नान कराने के लिए ले गई, जबकि लिन मो को बर्तन धोने और फर्श पोंछने की जिम्मेदारी दी गई। रोजमर्रा की जिंदगी में दंपति के बीच काम का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। जो भी उपलब्ध होता था वह घर का काम करता था। यहाँ तक कि लिन जियाओ जियाओ भी अक्सर अपनी क्षमता के अनुसार काम करती थी। इस तरह का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन कई लोगों के लिए यह अप्राप्य भी था। इस दुनिया में हर कोई दूसरों से ईर्ष्या करता है, जबकि दूसरे उससे ईर्ष्या करते हैं। शुभ रात्रि पापा, शुभ रात्रि मम्मी, शुभ रात्रि जियाओ जियाओ, शुभ रात्रि। जब तक सब कुछ पूरा हुआ, आधी रात हो चुकी थी और लिन मो और ली जिनविन नहाने के बाद बेडरूम में बिस्तर पर लेट गए। कमरा बड़ा नहीं था, एक बिस्तर के अलावा वहां पैदल चलने के लिए रास्ता के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन चूंकि वहां दो लोग एक दूसरे पर निर्भर थे, इसलिए छोटा कमरा विशेष रूप से गर्म महसूस हो रहा था। ली जिनविन लिन मो की बाहों में सिमट गई और कुछ देर सोचने के बाद बोली, वैसे पति जियाओ जियाओ की कल अभिभावक शिक्षक बैठक है और मैं इस अवसर पर उनके प्रिंसिपल से फिर से बात करना चाहती हूँ। हम अपनी बेटी को हर दिन परेशान नहीं होने दे सकते, है ना? यह उल्लेख करते हुए लिन मो ने भी भौहें सिकोड़ ली। इससे पहले जब लिन जियाओ जियाओ घर आती थी तो उसकी स्कूल यूनिफॉर्म पर अक्सर विभिन्न दाग होते थे और पहले तो लिन मो को इसकी परवाह नहीं थी, ये सोचकर कि यह सिर्फ बच्चे खेलते समय गंदे हो जाते हैं। लेकिन अपनी बेटी से पूछने पर उन्हें पता चला कि यह उसकी कक्षा का एक लड़का था जिसने जानबूझकर उस पर रंगीन तेल के पेन से दाग लगा दिया था। लिन मो इस बारे में स्कूल गया था और उसे पता चला कि केवल लिन शियाओ शियाओ को ही परेशान नहीं किया जा रहा था। शहर के बाहर से आए कुछ अन्य बच्चे भी अक्सर रंगीन स्याही के दागों से सने हुए घर आते थे। चूंकि लड़के के माता पिता स्थानीय सिक्स फैन गेट में काम करते थे तथा शरारती होने के अलावा लड़के ने कोई और आपत्तिजनक काम नहीं किया था, इसलिए स्कूल द्वारा मामले को लेकर रवैया बहुत स्पष्ट था। उनसे तर्क करने के कई प्रयासों के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। लिन मो ने अपनी बेटी को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने पर भी विचार किया, लेकिन प्रवासी श्रमिकों के लिए अपने बच्चों के लिए स्कूल का होना पहले से ही एक बड़ा सौभाग्य था। स्कूल बदलना लगभग असंभव था। लिन मो ने आह भरते हुए उसे सांत्वना दी, मैं समझ गया, चलो अब सो जाते हैं और हम कल जागने के बाद इसके बारे में बात करेंगे। बैकवोट, शायद अन्य अभिभावक पहले प्रिंसिपल के पास जाएंगे और फिर देखेंगे कि चीजें कैसे होती हैं। मेरी बेटी को स्कूल पहुंचाना एक बड़ा मुद्दा है। स्कूल छोड़ने का आदेश दिए जाने की लगातार धमकी के कारण प्रत्येक कदम बहुत सावधानी से उठाया जाना चाहिए। यह बाहरी लोगों की मजबूरी है, जैसे सौतेली मां द्वारा पाले गए बच्चे। हम, ली जिनविन ने धीरे से जवाब दिया, उसे अच्छी तरह से पता था कि वह कितनी असहाय है। फिर लिन मो के मजबूत शरीर को सहलाते हुए वह धीरे धीरे सो गई। लेकिन लिन मो करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आ रही थी। यहां तक कि शिक्षक के आग्रह के बिना भी वह अक्सर अत्यधिक तनाव के कारण अनिद्रा से पीड़ित रहता था। लिन मो उस समय को कभी नहीं भूल सकता जब वह ली जिनविन को अपार्टमेंट देखने के लिए ले गया था और वह शोरूम की रसोई में खड़ी होकर खुद को घर की महिला के रूप में कल्पना कर रही थी। यह सचमुच हृदय विदारक था। यदि उन्हें बड़े शहर में 30 या 40 वर्ग मीटर का एक छोटा सा अपार्टमेंट मिल जाए तो वे कुछ हद तक सभ्य जीवन जी सकेंगे। कम से कम उनकी बेटी के साथ बाहरी होने के कारण भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन राक्षस शहर में आवास की कीमतें कितनी भयावह हैं। भले ही वह ना खाता पीता हो और उसे कोई स्वास्थ्य समस्या न हो तथा वह प्रतिदिन 1000 युआन की बड़ी रकम कमाता हो, फिर भी लिन मो ने पर्याप्त धन जुटाने के लिए राष्ट्र की स्थापना से पहले ही प्रयास शुरू कर दिए होंगे। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश आसान हो सकता है, लेकिन कुछ साल बाद क्या होगा जब जूनियर हाई स्कूल का समय होगा? तब क्या होगा? क्या कोई स्कूल उसे स्वीकार करेगा, या फिर मुझे उसे वापस उस गृहनगर ले जाना चाहिए जहां अब कोई युवा नहीं बचा है? लिन मो के भीतर शक्तिहीनता की भावना उमड़ पड़ी। वह इतनी मेहनत कर रहा था, फिर भी वह कुछ भी नहीं बदल सका। यह एहसास बहुत असहनीय था। समाज इतना क्रूर क्यों है? डिंग, अचानक, बस तभी लिन मो के दिमाग में अचानक एक इलेक्ट्रॉनिक झनकार गूंजी। दैनिक खुफिया प्रणाली बाइंडिंग प्रगति पर है, बाइंडिंग सफल रही। दैनिक खुफिया जानकारी उत्पन्न करना, दैनिक खुफिया जानकारी उत्पन्न करना पूरा हुआ। खुफिया प्रणाली। लिन मो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, थोड़ा उलझन में। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक पारदर्शी टेम्पलेट उसकी आंखों के सामने हवा में लटकता हुआ दिखाई दिया। बाईं ओर उनकी व्यक्तिगत 3D रंगीन पेंटिंग थी जो किसी वीडियो गेम के पात्र मॉडल जैसी दिख रही थी। दाईं ओर एक लाल फ्रेम था जिसमें कई खुफिया जानकारी थी जो मानक छोटे स्क्रिप्ट फॉन्ट में सूचीबद्ध थी। आज की खुफिया जानकारी। 1. आपने आज फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल का दौरा किया और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। लिन जियाओ जियाओ को स्कूल में उसके सहपाठी झांग जियू ने धमकाया था, जिसने उसे शहर के बाहर से आई एक देहाती लड़की के रूप में अपमानित किया था जो उसके साथ स्कूल जाने के योग्य नहीं है। 2. आपने आज अपने पड़ोसी वांग यूकाई से मुलाकात की और प्रासंगिक खुफिया जानकारी प्राप्त की। वांग यूकाई ने गुप्त रूप से अपनी सेवानिवृत्ति पेंशन का उपयोग लाइव स्ट्रीम चैट रूम में एक सुंदरी को 10,000 युआन टिप देने के लिए किया, जिसका उपनाम था ब्लैक चिकन। 3. आपने आज ली जिनविन को देखा और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। ली जिनविन ने आज अपने माता पिता से फोन पर बात की। उसके माता पिता आपकी वर्तमान स्थिति से बहुत असंतुष्ट हैं और ली जिनविन से लिन जियाओ जियाओ को स्कूली शिक्षा के लिए वापस घर लाने का पुरजोर आग्रह कर रहे हैं। 4. वांग चोंग ने आज आपको फोन किया और प्रासंगिक खुफिया जानकारी प्राप्त की। वांग चोंग ने आज दोपहर एक ऑनलाइन जुआ मंच पर 120,000 युआन खो दिया और रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे उधार लेने की कोशिश कर रहा है। 5. आप आज अर्थ गार्डन कम्युनिटी से गुजरे और प्रासंगिक खुफिया जानकारी प्राप्त की। अर्थ गार्डन कम्युनिटी के बिल्डिंग 5 में अपार्टमेंट 1402 से ली शियाओरू ने अपना पालतू कुत्ता खो दिया है और उसे खोजने के लिए 30,000 युआन का इनाम दे रही है।
6 आप आज मोर्डिंग स्ट्रीट से गुजरे और प्रासंगिक खुफिया जानकारी प्राप्त की। आपके सहयोगी झांग तियानचेंग वर्तमान में रेड रोमांटिक फूड बाथ शॉप में पैसा खर्च कर रहे हैं और पुलिस आज रात दुकान पर अचानक वेश्यावृत्ति विरोधी जांच करेगी। 7 आपने आज किमिंग स्टार प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल से बात की और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। किमिंग स्टार प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल लियू होंग में आयल फिटनेस सेंटर के कोच ली के साथ शामिल हैं। उनकी आखिरी मुलाकात बुधवार रात 9 बजे डेवलपमेंट रोड पर होम इन में थी। 8 आपने आज अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखा और प्रासंगिक खुफिया जानकारी प्राप्त की। विक्ट्री बर्ड 27 अक्टूबर को हमास के खिलाफ जमीनी हमला शुरू करेगी। 9 आपने आज अस्पताल में सामुदायिक संपत्ति प्रबंधक से मुलाकात की और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। संपत्ति प्रबंधक लियू एरहे अपने बेटे लियू बाओ को कल उत्तर शहर के फर्स्ट सिटी अस्पताल में खतना के लिए ले गए और दूसरी प्रक्रिया पर आधी कीमत की छूट का इस्तेमाल किया। 10 आप आज नॉर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट में जेफांग रोड और डेवलपमेंट रोड के चौराहे से गुजरे और प्रासंगिक खुफिया जानकारी प्राप्त की कि शियारू का कुत्ता उस स्थान पर मैनहोल कवर के नीचे फंसा हुआ है। 317-236 खुफिया सिस्टम लिन मो ने डेटा पैनल को देखा जो अचानक उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया था। उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि वह मतिभ्रम कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग भी खराब हो गया हो। वह काफी देर तक स्तब्ध रहा। तभी उसने अपनी आंखें बंद की, कुछ गहरी सांसें ली और जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो डेटा पैनल अभी भी वही था। उसने अपनी आंखें रगड़ी, लेकिन डेटा पैनल गायब नहीं हुआ। अपने खाली समय में लिन मो कुछ एनीमे भी देखता था और उपन्यास भी पढ़ता था, इसलिए सिस्टम का अस्तित्व उसके लिए अपरिचित नहीं था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वास्तविकता से परे कुछ उसके साथ घटित होगा। यह बेतुका था। क्या वह सपना देख रहा होगा? शांत हो जाएं। पहले आइए देखें कि इस पर क्या लिखा है। शायद मैं बहुत थका हुआ हूं और मतिभ्रम कर रहा हूं, या शायद ये बहुत अधिक तनाव के कारण है। मुझे किसी प्रकार की मानसिक समस्या है। 30 वर्ष की आयु तक पहुंचकर और समाज के निचले पायदान पर अपना जीवन व्यतीत करते हुए लिन मो की हड्डियों में विवेक समा गया था। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब था कि उनमें साहस की कमी थी, वे पर्याप्त साहसी नहीं थे, बहुत सावधानी से जीवन जीते थे तथा उनकी सोच एक गरीब आदमी जैसी थी। लेकिन कोई विकल्प नहीं था। हर किसी के पास बर्बाद करने के लिए पूंजी नहीं होती। लिन मो पहले से ही 30 वर्ष के थे। उनके माता पिता की भावी सेवानिवृत्ति, उनकी बेटी की स्कूली शिक्षा और परिवार के दैनिक खर्चों का बोझ उन पर था। जीवन के भारी बोझ को उठाने के लिए उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ा। इसलिए किसी सिस्टम को प्राप्त करने के आश्चर्य की बजाय लिन मो को किसी प्रकार की मानसिक बीमारी विकसित होने का अधिक डर था, क्योंकि इससे उसकी पत्नी और बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। डेटा पैनल पर खुफिया जानकारी के 10 टुकड़ों को कई बार पढ़ने के बाद लिन मो की सांस धीरे धीरे भारी हो गई और उसने अपने कुछ अव्यवस्थित विचारों को सुझाने की कोशिश की। इस पर लिखी गई सामग्री वास्तव में उन लोगों के बारे में है जिनसे मैं आज मिला, या उन स्थानों के बारे में है जहां मैं गया। अब खुफिया प्रणाली की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के 3 तरीके हैं। पहला काम अपनी बेटी को जगाना और उससे पूछना है कि क्या आज उसके सहपाठियों ने उसे परेशान किया है। दूसरा काम अपनी पत्नी को जगाना और उससे पूछना है कि क्या उसने परिवार को फोन किया है। लिन मो ने एक पल सोचा और महसूस किया कि ये दोनों तरीके बहुत उपयुक्त नहीं थे। वे दोनों पहले से ही सो रहे थे और उन्हें जगाकर ये प्रश्न पूछना बहुत अजीब होगा। कल पूछने पर भी यही बात पूरी होगी। लेकिन लिन मो का वर्तमान मूड उसे कल तक इंतजार करने की अनुमति नहीं देगा। तो अब केवल तीसरा तरीका ही बचा था। अपना मन बनाकर लिन मो ने अपनी पत्नी की ओर देखा जो गहरी नींद में सो रही थी और चुपचाप बिस्तर से उठकर सावधानीपूर्वक लिविंग रूम से बाहर निकल गया। सबसे पहले उसने सिगरेट का एक पैकेट ढूंढा जो काफी समय पहले लिविंग रूम की कैबिनेट से अलग रखा गया था। फिर उसने अपना फोन लिया और दरवाजा खोलकर अंधेरे दालान में प्रवेश किया। क्लिक करें। लॉक की हल्की चमक लिन मो के चेहरे पर चमक रही थी, जो घबराहट, डर और उत्साह का मिश्रण थी। लिन मो ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया, अपने मोबाइल फोन के कॉन्टैक्ट्स खोले, एल्डर झांग के रूप में सेव किया गया नंबर ढूंढा, आधे मिनट तक हिचकिचाया और फिर कॉल किया। बीप बीप बीप। फोन की रिंगबैक टोन लिन मो के दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठा रही थी, जिससे अनजाने में ही उसने फोन को थोड़ा जोर से पकड़ लिया। वह पौराणिक गुप्त शक्ति प्राप्त करने वाला था या खाली हाथ लौटना चाहता था, ये सब इस निर्णय पर निर्भर करता था। पहली कॉल अनुत्तरित रही। लिन मो ने एक और सिगरेट जलाई और दूसरी कॉल की। पूरे 20 सेकंड या उससे ज्यादा इंतजार करने के बाद कॉल आखिरकार कनेक्ट हुई और एक आदमी की आवाज आई। लिन, क्या हुआ? आधी रात को मुझे फोन कर रही हो? बुजुर्ग झांग तियानचेंग थे। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार वह मोर्डिंग स्ट्रीट पर रेड रोमांटिक फूड बाथ शॉप पर होना चाहिए था और पुलिस आज रात मोर्डिंग स्ट्रीट पर छापा मारने वाली थी। बैककोट। लिन मो ने अपनी सिगरेट का एक गहरा कश लिया और शांत रहने का नाटक करते हुए कहा, क्या मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं? तुम अभी कहां हो? मैं घर पर हूं। हाँ, घर पर। लिन मो की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसका मूड बादलों से घाटी की गहराई तक गिर गया। क्या वह सचमुच मतिभ्रम में था? लिन मो ने अपने दांत भींच लिए, इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था और आगे दबाव डाला, सच में? क्या मोर्डिंग स्ट्रीट पर तुम्हारी कोई पुरानी प्रेमिका नहीं है जो उसके साथ नहीं रहती? नहीं, मैं घर पर सो रहा हूँ, झांग तियानचेंग ने बहुत निश्चितता से कहा और फिर रहस्यमय तरीके से कहा, क्या हुआ एल्डर लिन? क्या आपकी कोई योजना है? मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि आदमी को थोड़ा बेफिक्र होकर जीना चाहिए, घर में लाल झंडा लगा रहना चाहिए, लेकिन बाहर रंगीन झंडे फहराने चाहिए। यही है। आप बात से भटक रहे हैं। क्या बात है एल्डर लिन? अगर बात पैसे उधार लेने की है तो बता दीजिए। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं 1-2 हजार निकाल सकता हूँ। ऐसा प्रतीत होता था कि यह तथाकथित खुफिया प्रणाली बहुत सटीक नहीं थी। लिन मो ने पूरी तरह से हार मान ली थी और लापरवाही से कहा, ये कुछ भी नहीं है, पैसे उधार लेने के बारे में नहीं। जब मैं आज अपनी इच्छा का विरोध कर रहा था तो मैंने किसी को अगले कुछ दिनों में मोर्डिंग स्ट्रीट पर पुलिस द्वारा छापा मारने की योजना के बारे में बात करते हुए सुना। मुझे याद है कि तुम्हें वहां घूमना पसंद है, इसलिए बस एक बात बता दूं, पकड़े मत जाना। अरे सच में? झांग तियानचेंग का स्वर तुरंत सख्त हो गया और कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कहा, कोई बड़ी बात नहीं, अगर वे नशे के लिए छापा मारते हैं, रेड रोमांटिक फूड बाथ शॉप के मालिक के ऊपर तक कनेक्शन है, पुलिस उन्हें छुएगी नहीं। क्या तुम सचमुच मोर्डिंग स्ट्रीट पर नहीं हो? वास्तव में नहीं। ठीक है, तो जल्दी सो जाओ। जैसे ही लिन मो निराश होकर फोन रखने वाला था, अचानक उसने दरवाजे को लात मारने की तेज आवाज सुनी। उसके बाद 2 या 3 आदमियों की भयंकर आवाजें आई। ठहर जाओ पुलिस, हिलना मत। तुम किससे फोन पर बात कर रहे हो? अभी फोन रख दो। अफसर, क्या अब पैर की मालिश करवाना गैरकानूनी है?
बीप बीप बीप, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। ये लिन मो अपने फोन की स्क्रीन को घूरते रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने सहकर्मी के लिए शोक मनाएं या राहत महसूस करें। धन्यवाद ब्लैक चिकन। तभी नीचे से कदमों की आवाज और एक महिला की चुलबुली आवाज आई। लिन ने सीढ़ियों से नीचे देखा, अपने फोन की हल्की रोशनी में लगभग 80 वर्षीय श्री वांग यूकाई चेहरे पर विजयी मुस्कान के साथ ऊपर चढ़ रहे थे। अगले ही पल उनकी आंखें मिली और वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अरे बाप रे! वांग यूकाई ने चुपचाप फोन की आवाज बंद कर दी, चौंकने का नाटक करते हुए पूछा, लिन तुमने मुझे डरा दिया। तुम इतनी देर तक जागकर क्या कर रही हो और सो नहीं रही हो? लिन मो ने सिगरेट को अपने हाथ में हिलाया और कहा, बस निकोटीन की जरूरत थी, जल्दी से एक सिगरेट पीने के लिए बाहर निकल आया। ये कहने के बाद लिन मो ने वांग यूकाई को देखा और उसे चौंकाते हुए सवाल किया, और आप पी के एक्शन का आनंद ले रहे हैं? उसके पास मौजूद 10 जानकारियों में से एक वांग यूकाई के बारे में भी थी, और चूंकि उसकी यह मुलाकात संयोगवश हुई थी, इसलिए लिन मो इसे सत्यापित करने का अवसर नहीं गंवाना चाहता था। लिन मो की बातें सुनकर वांग यूकाई का बुरा चेहरा एकदम से लाल हो गया और उसने अपनी गति तेज कर दी और चलते हुए बुदबुदाया, क्या पीके? मैंने गलती से उस पर क्लिक कर दिया, बकवास मत करो। बोलते समय उनके फोन की स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम से बाहर निकलने का संकेत आया। क्या यह आकस्मिक क्लिक था? लिन मो को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि टिकटॉक चलाने में वांग यूकाई की गति उनके जैसे युवा व्यक्ति से कम नहीं थी। जब वे एक दूसरे के पास से गुजरे तो लिन मो ने और कुछ नहीं कहा। वे एक दूसरे के आमने सामने रहते थे और उनका संवाद अक्सर नहीं होता था, हालांकि लिन मो अक्सर उनके लिए कोई उपकरण ठीक करने या लाइट बल्ब लगाने में मदद करता था। उनका रिश्ता खास तौर पर करीबी नहीं था। जैसे ही वांग यूकाई अपने घर में प्रवेश करने के लिए दरवाजा खोल रहा था, वह एक पल के लिए रुका और आह भरते हुए बोला, लिन, मैं वास्तव में तुम युवा लोगों से ईर्ष्या करता हूँ। मेरे दिनों में शादियां तय की जाती थी और हम शादी की रात से पहले ये भी नहीं जानते थे कि हमारी पत्नियां कैसी दिखती हैं। अब ऐसा नहीं है, आप सभी खुलेआम डेट करते हैं। इसके बाद वांग यूकाई ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अंधेरे गलियारे में लिन मो अकेला रह गया था, उसके होंठ AK 47 से भी अधिक हठपूर्वक हिल रहे थे। 317-237 अगले दिन सुबह 6:30 बजे अलार्म घड़ी समय पर बजी। ली जिनवेन अपनी नींद से जागी और आदत के अनुसार उसने अपने हाथ से धक्का दिया ताकि लिन मो अलार्म बंद कर दे, लेकिन उसके धक्का का कोई असर नहीं हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और पाया कि लिन मो बिस्तर पर नहीं था। मेरा पति कहाँ है? ली जिनवेन ने उलझन में जम्हाई ली, अपनी चप्पल पहनी, बेडरूम का दरवाजा खोला और स्वादिष्ट भोजन की सुगंध सूंघी। खाने की मेज पर देखा तो कई स्वादिष्ट व्यंजन पहले से ही सजाए गए थे। अभी से जाग गए? लिन मो ने मुस्कुराते हुए अपना सिर रसोई से बाहर निकाला और कहा, जाओ अपना चेहरा धुल लो, फिर ज़ियाओ को जगाओ, मुझे बस एक और सूप खत्म करना है। ली जिनवेन ने मेज पर रखे व्यंजनों को देखा और चिकन सूप की खुशबू को सूंघा जो हवा में भर गई थी। उसका दिमाग तेजी से याद करने की कोशिश कर रहा था। इतने स्वादिष्ट व्यंजन क्यों बनाए? क्या आज कोई महत्वपूर्ण दिन हो सकता है? शादी की सालगिरह? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़ियाओ का जन्मदिन? ये भी बात नहीं है। मेरे पति का जन्मदिन, वह पहला दिन जब हम मिले थे, पहला चुंबन, पहली डेट, पहली फिल्म, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ली जिनवेन को अब अंततः घबराहट और शर्मिंदगी का एहसास हुआ जब उसने लिन मो से पूछा कि आज कौन सा दिन है, और वह जवाब नहीं दे सका। पूरे 1 मिनट तक विचार मंथन करने के बाद ली जिनवेन, जो वास्तव में कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी, केवल क्षमाप्रार्थी स्वर में कह सकी, पति, मुझे खेद है, मैं भूल गई हूँ कि आज कौन सा दिन है। लिन मो भी अचंभित रह गया। हालांकि वह अपनी पत्नी के चेहरे के हाव भाव से तुरंत समझ गया कि वह क्या सोच रही थी। यह प्यारा और घबराया हुआ चेहरा उसके उस समय के चेहरे जैसा था जब उसे याद नहीं आ रहा था कि आज कितना महत्वपूर्ण दिन था। वास्तव में एक ही घोंसले से 2 प्रकार के लोग नहीं निकलेंगे। लिन मो ने मुस्कुराते हुए कहा, आज कोई खास दिन नहीं है, बस इतना है कि मैंने खाना बनाए हुए काफी समय हो गया है और मैं तुम्हारे और ज़ियाओ के लिए एक अच्छा खाना बनाना चाहती थी। जल्दी करो और नहा लो। कोई विशेष दिन नहीं। ली जिनवेन ने मुंह सिकोड़ा, नहाने के लिए नहीं बल्कि खाने की मेज पर जाकर ध्यान से देखने लगी। टोफू और झींगा पैनकेक, रेशमी अंडा कस्टर्ड, हलचल तला हुआ सलाद और कुरकुरा स्कैलियन पैनकेक। उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक उलझन भरी हो गई जब वह सीधे रसोईघर में गई और चिकन सूप की खुशबू वाले रेत के बर्तन का ढक्कन उठाकर उसे करीब से देखने लगी। अंदर एक पुरानी साफ सुथरी मुर्गी थी जिसके साथ कई अन्य सामग्रियां भी थीं। चिकन सूप अभी तैयार नहीं है। इससे पहले कि लिन मो अपनी बात पूरी कर पाते, ली जिनवेन उनकी आंखों में देखते हुए बोली, सामग्री तैयार करने में आपने जो समय लगाया उसे छोड़कर ये चिकन सूप कम से कम 2 घंटे से पक रहा है ना? लिन मो को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए वह केवल सिर हिला सकी। उसकी पत्नी सही थी, चिकन सूप वास्तव में 2 घंटे से पक रहा था। ली जिनवेन ने लिविंग रूम की दीवार पर लगी घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, अभी सुबह के सिर्फ 6:30 बजे हैं और हम आधी रात को ही सो गए थे। इसका मतलब है कि आपने सुबह 4 बजे से ही खाना बनाना शुरू कर दिया होगा। क्या आपको लगता है कि यह सामान्य है? अपनी पत्नी की प्रतिक्रिया को देखते हुए लिन मो को सचमुच लगा कि खुफिया प्रणाली का होना उसके लिए वास्तव में व्यर्थ था। इसके बजाय एक पत्नी का होना कितना अच्छा है। बैकवोट, यह विश्लेषणात्मक क्षमता सचमुच भयानक है। हालांकि ली जिनवेन ने एक बात गलत समझी। लिन मो सुबह 4 बजे नहीं उठे, वो पूरी रात सोए ही नहीं थे। अतीत में वह एक आशावादी और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था जो राक्षस नगर में अपनी क्रूर शक्ति के बल पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक एनपीसी जैसा छोटा सा मछली। जैसे जैसे समय बीतता गया और वह बड़ा होता गया, लिन मो ने धीरे धीरे अपनी साधारण स्थिति को स्वीकार कर लिया, जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का फैसला किया, खुद को बंधन से मुक्त कर लिया, बहुत अधिक उम्मीद नहीं की, बल्कि बस अपने छोटे से घर को लगन से चलाने लगा। यह आत्मज्ञान नहीं था, यह निराशा के बाद की लाचारी थी। लेकिन खुफिया प्रणाली के आगमन ने लिन मो को जीवन के लिए नई आशा दी और रात भर उनकी अनिद्रा का कारण बना। रात के पहले पहर में वह सिस्टम के डेटा टेम्पलेट्स पर काम करता था, दूसरे पहर में बिस्तर पर लेटे लेटे उठकर वह रसोई घर में चला जाता था ताकि अपने परिवार के लिए शानदार नाश्ता बना सके। तो अब ये दृश्य उसके सामने प्रकट हो रहा था। हनी, क्या तुम गंभीर रूप से बीमार हो? ली जिनवेन ने चुप लिन मो को देखते हुए उसकी आंखों को धीरे धीरे लाल होते देखा। अगर कुछ गड़बड़ है तो तुम्हें मुझे बताना होगा। ज़ियाओ और मैं तुम्हारे सबसे। ली जिनवेन की आवाज अचानक बंद हो गई क्योंकि लिन मो ने उसे चूमा था।
किसी महिला को बोलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका चुंबन है। बिल्कुल, यह विधि केवल जुड़ों या पति पत्नी के बीच ही काम करती है। अन्यथा लड़की चुप हो सकती है, लेकिन बाद में वह पुलिस को बुला सकती है। चुंबन के बाद लिन मो ने अपनी पत्नी के शरीर को धीरे से गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता, अगले कुछ दशकों में आपको विधवा होने में कठिनाई होगी। मुझे कल रात वास्तव में थोड़ी अनिद्रा थी, फिर अचानक मैं बस कुछ चिकन सूप पीना चाहता था और आप सभी के लिए एक शानदार नाश्ता भी बनाना चाहता था। जाओ जियाओ जियाओ को जगाओ, नहीं तो वह देर हो जाएगी। वास्तव में, अरे बाप रे। लेकिन अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा, मुझसे मत छिपाना, मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। ठीक है, क्या तुम मूर्ख हो? जल्दी करो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। ठीक है। पहले से पूरा परिवार भोजन की मेज पर एक साथ बैठ गया। लिन शियाओ ने स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। अपनी मां की तरह ही उसके मुंह ने भी आकार बनाया और उसने आश्चर्य से पूछा, पापा, मां, आज क्या अवसर है? ली जिनवेन ने लिन शियाओ के लिए चिकन सूप का कटोरा रखा और स्नेहपूर्वक कहा, आज तुम्हारे पिताजी का पागलपन भरा दिन है। हो पागल। लिन जियाओ ने लिन मो को घूरते हुए आखिरकार काफी देर बाद कहा, पिताजी, क्या आप हर दिन पागल हो सकते हैं? हाँ, तीनों ही अपनी हंसी रोक नहीं सके। सुबह की रोशनी छोटी सी खिड़की से अंदर आ रही थी, जो इस आरामदायक परिवार में गर्मजोशी का कुछ और स्पर्श जोड़ रही थी। नाश्ते के बाद ली जिनवेन ने लिन जियाओ के बालों में कंघी की, जबकि लिन मो ने सफाई की और बर्तन धोए। जब तक सारे काम निपटाए गए, तब तक सुबह के 7:20 बज चुके थे। लिन मो ने अपना एप्रन उतार दिया, एक हल्का छिलका हुआ काला चमड़े का जैकेट पहना और ली जिनवेन से कहा, पत्नी, मैं आज जियाओ को ले जाऊंगा। आप घर पर आराम कर सकती हैं। मैं आज रात तुम्हें लेने आऊंगा और हम साथ साथ अभिभावक शिक्षक सम्मेलन में जाएंगे। फिर सम्मेलन के बाद हम एक परिवार के रूप में सड़क पर टहलेंगे और आपके और जियाओ के लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे। मौसम ठंडा हो रहा था, लेकिन ली जिनवेन अभी भी पिछले साल खरीदे हुए कपड़े पहने हुए थी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। ली जिनवेन ने एक पल सोचा और कहा, लेकिन जियाओ को कुछ चीजें खरीदने की जरूरत है। वह इस साल बहुत बड़ी हो गई है और उसके पुराने कपड़े कम पड़ रहे हैं। ये कहकर उसने पूछा, तो आज तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा? हम देखेंगे, आज शायद कुछ नहीं होगा, मैं एक दिन की छुट्टी ले लूंगा। लिन मो ने सिर हिलाया, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, जियाओ माँ को अलविदा कहो। अलविदा माँ, अलविदा, सड़क पर अपना ख्याल रखना। 317-245 लिन मो स्कूल से काफी दूर उपनगर में एक किराए के मकान में रहता था। जब वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल पहुंचे तो सुबह के 7:50 बज चुके थे। भीड़ भाड़ वाली सड़कें अपने बच्चों को छोड़ने आए अभिभावकों से भरी हुई थीं, साथ ही वहां विभिन्न प्रकार के नाश्ते बेचने वाले विक्रेता भी मौजूद थे। जियाओ, हम स्कूल पहुंच गए हैं। जियाओ। लिन मो ने कोई प्रतिक्रिया न पाकर अपना सिर घुमाया और पाया कि लिन जियाओ अपना सिर नीचे झुकाए हुए थी, स्थिर सांस ले रही थी और अतिरिक्त सीट पर सो गई थी। लिन मो ये देखकर आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। स्कूल के पास रहने वाले लोग 7:30 बजे उठ सकते थे और फिर भी स्कूल जाने और कक्षा में उपस्थित होने से पहले उनके पास नाश्ते के लिए समय होता था। लेकिन उनके जैसे प्रवासी श्रमिक कुछ पैसे बचाने के लिए अधिकतर दूरवर्ती उपनगरों में रहना पसंद करते हैं। पैसे तो बच गए, लेकिन इसकी कीमत ये हुई कि बच्चे को हर दिन दूसरों की तुलना में 1 घंटा कम सोना पड़ा। वयस्कों के लिए ये ज्यादा नहीं था, लेकिन एक बच्चे के लिए जो अभी भी बढ़ रहा था, पर्याप्त नींद बहुत आवश्यक थी। जल्दी सो जाओ, लेकिन फिर रात को होमवर्क करना पड़ता था और प्राइमरी स्कूल के छात्रों के पास बहुत सारा होमवर्क होता है। अगर होमवर्क ठीक से नहीं किया गया या ग्रेड अच्छे नहीं आए, तो स्कूल के शिक्षक उन पर अच्छा नजरिया नहीं रखेंगे। जब तक मैं इंटेलिजेंस सिस्टम में लिखी गई सामग्री का पालन करता हूँ, ली शियाओ के खोए हुए कुत्ते को ढूंढता हूँ और अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता है तो मुझे 30,000 का इनाम मिलना चाहिए। एक बार जब पैसे हाथ में आ जाएंगे तो मैं वापस जाऊंगा और अपनी पत्नी से स्कूल के पास एक जगह किराए पर लेने के बारे में चर्चा करूंगा, ताकि जियाओ को इतनी जल्दी उठना न पड़े और वह हर दिन थोड़ा और सो सके। लिन मो आगे क्या करना है इसकी योजना बना रहे थे और सहानुभूति महसूस करते हुए उन्होंने अपनी सो रही बेटी को धीरे से धक्का दिया, जियाओ, हम स्कूल पहुंच गए हैं। लिन जियाओ चौंक कर जाग गई। उसने अपनी थकी हुई आंखें खोली, यंत्रवत अपना सिर हिलाया, फिर बड़बड़ाते हुए स्कूल की ओर चल पड़ी, अलविदा डैडी, सड़क पर सावधान रहना। लिन मो ने अपनी बेटी की पीछे हटती हुई आकृति को देखा, जल्दी से उसे चेतावनी दी, धीमा हो जाओ, भागो मत, कारों से सावधान रहो। समझ गया, अब तुम काम पर जाओ। लिन जियाओ ने मौखिक रूप से आज्ञाकारी ढंग से अनुपालन किया, लेकिन उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। ये बच्चा, लिन मो ने असहाय होकर आह भरी, अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार हुआ और सिस्टम इंटेलिजेंस में बताए गए उस स्थान की ओर जाने के लिए तैयार हो गया, जहां पालतू कुत्ता खो गया था। यही कारण था कि उसने आज जियाओ को ले जाने की पेशकश की थी। और जैसे ही वह जाने वाला था, राक्षस से लाइसेंस प्लेट वाली एक शुद्ध सफेद रंग की BMW 5 सीरीज कार स्कूल के गेट पर आकर रुकी। 2 लोग कार से बाहर निकले। उनमें से एक महिला थी जो 30 साल की थी, उसने कार्डिगन पहना हुआ था और उसके ऊपर एक महंगा सफेद कोट पहना हुआ था। और एक छोटा मोटा लड़का साफ सुथरी स्कूल यूनिफॉर्म में। लिन मो ने उन्हें झांग जियू के रूप में पहचाना, जो अक्सर अपने सहपाठियों को परेशान करता था, और उसकी मां जो 6 फैन गेट में काम करती थी। उनसे सामना होने के बाद लिन मो ने सोचा कि वह उनसे बातचीत करने की कोशिश कर सकता है। अगर इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है, तो खुफिया प्रणाली में उल्लिखित प्रिंसिपल लियू मेहोंग की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन मो का अनुरोध सरल था, मैं बस यही चाहता था कि दूसरे माता पिता अपने बच्चे को ये शिक्षा दे कि वह उसकी बेटी को परेशान न करे। अपना मन बनाकर लिन मो ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक खड़ी की, नम्र भाव से महिला के पास गया और विनम्रता से पूछा, क्षमा करें, क्या आप झांग जियू की मां हैं? झांग जियू की मां ने लिन मो को देखा और सावधानी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? नमस्ते, मैं लिन जियाओ का पिता हूँ। लिन मो ने विनम्रता से अपना हाथ बढ़ाया। लिन जियाओ, झांग जियू की मां ने लिन मो के बड़े हुए हाथ को नजरअंदाज किया और अपने बेटे की ओर मुड़ी और पूछा, बेटा, क्या तुम लिन जियाओ को जानते हो? झांग जियू ने सिर हिलाया, हमारी कक्षा में एक लड़की है। वह शहर से बाहर की है और हमेशा शिक्षक से चुगली करती है। मुझे वह वाकई नापसंद है। लिन मो की भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं और उसके भीतर क्रोध की आग भड़क उठी।
कोई भी जिम्मेदार पिता अपनी बेटी का अपमान करते हुए किसी को सुनकर कभी भी पूरी तरह से अप्रभावित नहीं रह सकता। लेकिन लिन मो समस्या को सुलझाने के लिए वहां था, इसलिए उसने फिर भी अपने गुस्से को नियंत्रित किया और शांति से बोलने की कोशिश की। झांग जियू, हो सकता है कि आपको लिन जियाओ पसंद न हो, लेकिन क्या यह उसे धमकाने का एक कारण है? एक लड़के के रूप में एक लड़की को धमकाना बहुत अच्छा नहीं है ना? झांग जियू ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। उसकी मां ने तुरंत अपने बेटे को बचाया और असंतुष्ट होकर कहा, मेरे बच्चे को शिक्षित करना तुम्हारा काम नहीं है ना? लिन मो ने अपना हाथ हिलाया और एक कदम पीछे हटते हुए कहा, झांग जियू की मां, आपने गलत समझा है। मैं यहाँ आपके बच्चे को शिक्षित करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि यह आशा करने आया हूँ कि हम सभी माता पिता स्कूल में अपने बच्चों के व्यवहार पर ध्यान दे सकें। बच्चे अभी छोटे हैं, अगर वह अभी सहपाठियों को परेशान करने की आदत विकसित कर लेता है तो बड़े होने पर उसे बदलना मुश्किल होगा। लिन मो के गालों पर एक विनम्र मुस्कान उभर आई। झांग जियू की मां ने अपने बेटे को देखा और पूछा, क्या तुमने स्कूल में अपने सहपाठियों को परेशान किया था? नहीं, झांग जियू का जवाब बहुत निश्चित था। मां जानती है, स्कूल जाओ। झांग जियू को जाते हुए देखकर उसकी मां ने अधीरता से कहा, तुमने अभी उसे सुना, मेरा बेटा किसी को परेशान नहीं करता। और इसके अलावा अपने तथ्य सीधे रखें। बच्चों का मारपीट करना सामान्य बात है, बदमाशी से आपका क्या मतलब है? अगर आपका बच्चा इतना प्यारा है तो उसे घर पर ही क्यों नहीं रखते और उसे यहाँ स्कूल क्यों नहीं भेजते, है ना? अपनी आंखें घुमाने के बाद झांग जियू की मां अपनी BMW में बैठ गई और लिन मो को एक और नजर डाले बिना उसने गैस पर पैर रखा और भाग गई। जैसे ही उसने कार को नजरों से ओझल होते देखा, लिन मो के चेहरे से विनम्रता और शिष्टता गायब हो गई, केवल एक ठंडी ठंडक रह गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान अब असंभव है। हालांकि इसे विशेष रूप से कैसे संभालना है और प्रिंसिपल के संबंध के बारे में खुफिया जानकारी का उपयोग कैसे करना है, लिन मो को अभी भी इस पर सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था। सबसे पहले चलो पालतू कुत्ते को ढूंढते हैं और ऐसा करते समय ध्यान से सोचते हैं कि मेरी बेटी की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। अल्पविराम। लिन मो ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर लगभग 15 मिनट की सवारी के बाद नॉर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट में जेफांग रोड और डेवलपमेंट रोड के चौराहे पर पहुंचे। अब लगभग 9 बजे थे और सड़क पर बहुत सारी कारें और लोग थे। खुफिया जानकारी के अनुसार ली शियाओरू का कुत्ता जेफांग रोड और डेवलपमेंट रोड के चौराहे पर एक मैनहोल कवर के नीचे था। हालांकि लिन मो को विशिष्ट स्थान के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, क्योंकि खुफिया जानकारी में इसका उल्लेख नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, वह उसे ढूंढ ही लेगा, भले ही उसे धीरे धीरे खोजना पड़े। चोरी रोकने के लिए राक्षस शहर में अधिकांश मैनहोल के ढक्कन कंक्रीट से बने थे और वे बहुत भारी थे, जिनमें सहारा देने के लिए कोई किनारा नहीं था। मैनहोल का ढक्कन खोलना कोई आसान काम नहीं था। सौभाग्य से एक निर्माण श्रमिक के रूप में लिन मो के पास अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सभी प्रकार के निर्माण उपकरण थे और उसे मैनहोल को पूरी तरह से खोलने की जरूरत नहीं थी। बस उसे थोड़ा सा हिलाना और नीचे टॉर्च की रोशनी डालकर देखना कि कहीं कोई पालतू कुत्ता तो नहीं है, काफी था। आज जैसा समय नहीं है। लिन मो ने एक छोटा सा लोहदन ढूंढा और जेफांग रोड और डेवलपमेंट रोड के चौराहे पर एक एक करके मैनहोल के ढक्कनों को हटाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में कई राहगीर उत्सुकता से ये देखने लगे कि वह क्या कर रहा है। कुछ लोगों ने तो विचित्र टिप्पणियां भी की, जैसे कि वह हेनान प्रांत से है। इससे लिन मो बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन 30,000 युआन की खातिर लिन मो केवल एक रखरखाव कार्यकर्ता होने का दिखावा कर सकता था, एक के बाद एक मैनहोल कवर को खोल सकता था। अंत में 1 घंटे से अधिक समय तक काम करने के बाद जब उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ और सीवर की बदबू से भरा हुआ था, लिन मो को एक पालतू कुत्ता मिला जिसका मूल रंग पहचान में नहीं आ रहा था। वह एक अंधेरे कोने में बने मैनहोल के ढक्कन के नीचे पड़ा था। वूफ वफ वफ। उसी समय पालतू कुत्ते ने भी ऊपर लिन मो को देखा। वो मैनहोल कवर के नीचे पागलों की तरह चक्कर लगाने लगा, भौंकने लगा, अपनी पूंछ हिलाने लगा, मानो लिन मो से अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा हो। 317-245 छोटे दोस्त, तुम अभी भी काफी उत्साही हो। यह पुष्टि करने के बाद कि पालतू कुत्ता अभी भी जीवित है, लिन मो को अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे चिंता थी कि पालतू कुत्ता बहुत लंबे समय से फंसा हुआ है, यदि कुत्ता मर जाता तो शायद वह 30,000 युआन का इनाम नहीं जीत पाता। अब ऐसा लग रहा था कि चीजें काफी सुचारू रूप से चल रही थी। बिना समय बर्बाद किए लिन मो ने अपनी चमड़े की जैकेट उतार दी, मुंह में टॉर्च पकड़ी और कुएं में लगी स्टील की सरिया की सीढ़ी से नीचे उतर गया। ओह, जैसे ही वह कुएं में दाखिल हुआ, सड़े हुए अंडे जैसी घृणित गंध से लिन मो को लगभग नाश्ता उल्टी करने पर मजबूर होना पड़ा। यह सिर्फ बदबू नहीं थी, वह जितना नीचे उतरता गया वह उतना ही नम और चिकना होता गया और उसके कपड़े और जूते जल्द ही घृणित कीचड़ से ढक गए। वह केवल अपनी सांस रोक सकता था और अपने कार्यों में तेजी ला सकता था। शुक्र है कि कुआं ज्यादा गहरा नहीं था। जैसे ही लिन मो नीचे पहुंचा, गंदा छोटा कुत्ता उत्सुकता और लार से खड़ा हो गया। उसके 2 सामने के पैर उसकी बांह पर बुरी तरह से चिपके हुए थे। छोटा लड़का काफी सहयोगी है, चिंता मत करो, अब तुम बचा लिए गए हो। लिन मो ने हल्के से मुस्कुराते हुए पालतू कुत्ते को एक हाथ से पकड़ते हुए ऊपर चढ़ना शुरू किया। कुछ ही समय में वे पुनः सतह पर आ गए। कुत्ते को भागने से रोकने के लिए लिन मो ने इलेक्ट्रिक बाइक से एक रस्सी लाकर उसे बांध दिया, फिर मैनहोल कवर को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। ओह, ये सब करने के बाद लिन मो हौंकते हुए फुटपाथ पर बैठ गया और अपनी सांस को संभालने के लिए गहरी सांसें लेने लगा। परिवहन के दौरान विशुद्ध शारीरिक श्रम से होने वाली थकान के विपरीत बदबू से खुद को विचलित करने की इस भावना ने लिन मो को सीवर में लगभग दम घुटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन सब कुछ बहुत आसानी से हो गया था। सांस ठीक होने पर लिन मो ने अपना मोबाइल फोन निकाला, कुत्ते के मालिक का नंबर ढूंढा जो उसने पहले से रिकॉर्ड कर रखा था, और फिर कॉल किया। कुत्ते की तलाश में 30,000 युआन इनाम देने वाला विज्ञापन एक छोटी सी खबर थी। लिन मो ने पहले ही अपने फोन पर त्वरित खोज के साथ मालिक की संपर्क जानकारी पाली थी। बीप बीप बीप। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई और एक महिला की आवाज आई, हेलो। अपने बगल में पालतू कुत्ते पर नजर डालने के बाद लिन मो ने पूछा, हेलो, क्या आपने एक गुलाबी कॉलर वाले सफेद घुंघराले बालों वाले टेडी नामक खोए हुए कुत्ते के लिए नोटिस पोस्ट किया है? महिला की आवाज उत्साहित हो गई और उसने जवाब दिया, हाँ, यह मेरा कुत्ता है। क्या तुमने इसे देखा है? मुझे पता है कि आप चिंतित हैं, लेकिन कृपया एक पल के लिए शांत हो जाइए, कुत्ता अब सुरक्षित है। मैं इस समय जेफांग रोड और डेवलपमेंट रोड के चौराहे पर हूँ, अगर आपको सुविधा हो तो कृपया अभी आ जाइए। ठीक है, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। बीप बीप बीप।
फोन काट दिया गया। सड़क किनारे बैठे लिन मो ने ली जिनविन को फोन करके बताया कि वह जल्द ही दोपहर के भोजन के लिए घर आ जाएगा। इस दौरान लिन मो पहले से ही उस आश्चर्यचकित भाव के बारे में कल्पना कर रहा था जो उसकी पत्नी दिखाएगी जब उसे पता चलेगा कि उसने उसी सुबह 30,000 युआन कमाए हैं। जिस स्त्री से वह प्रेम करता है उसके द्वारा प्रशंसा पाना निश्चित रूप से किसी भी पुरुष के लिए सबसे बड़ा रोमांच था। लगभग 10 मिनट बाद सड़क के किनारे एक खाकी फोक्सवैगन बीटल कार खड़ी हुई थी और उसमें से एक पुरुष और एक महिला बाहर निकले जो उत्सुकता से कुछ खोज रहे थे। एक ही समय पर लिन मो का फोन बज उठा। कॉल का जवाब दिए बिना उसने अपना हाथ हिलाया और पास ही खड़े युवा जोड़े को आवाज दी, क्या आप कुत्ते को ढूंढ रहे हैं? यहाँ। युवा दंपति ने उसे तथा उसके बगल में बंधे पालतू कुत्ते को देखा। तू महिला घबराई हुई दौड़ी, छोटे कुत्ते पर पड़ी गंदगी की परवाह किए बिना उसे एक झटके में उठाया और आंसू भरी आवाज में उसने कहा, मम्मी बहुत चिंतित थी। तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? ईमानदारी से, हालांकि आजकल पालतू जानवरों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करना बहुत आम बात हो गई है, फिर भी लिन मो को ये थोड़ा अजीब लगता था। लेकिन ये किसी और का मामला था और इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। उस पल में उसके बगल में खड़ा एक छोटा लड़का कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ बोला, जब से कुत्ता खो गया है मेरी पत्नी हर रात रोते हुए सोती है। आपको हमारा यूयू कहाँ मिला? लिन मो ने पास के मैनहोल कवर की ओर इशारा किया और पहले से तैयार बहाना निकाला, मैं आज सुबह वहां से गुजर रहा था और मैनहोल के अंदर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। जब मैंने उसे बचाया तो मुझे एहसास हुआ कि वह आपके कुत्ते जैसा ही लग रहा था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी पत्नी और मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, हम इस कुत्ते को एक बच्चे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। छोटा लड़का हंसा और अपनी जेब से पैसे की एक छोटी सी गड्डी निकाली और उसे थमाते हुए बोला, ये हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है, कृपया इसे स्वीकार करें। जो पैसे वह सौंप रहा था उसे देखते हुए लिन मो की भौहें सिकुड़ गईं। क्या ये 30,000 नहीं होना चाहिए था? कुल मिलाकर पैसों का ये ढेर संभवतः 1,000 भी नहीं था। लिन मो ने पैसे नहीं लिए लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, सर ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा लापता कुत्ते के पर्चे में लिखा था, है ना? सच बोलने के लिए ये 30,000 ही थे जिन्होंने लिन मो को कुत्ते को बचाने के लिए लंबी यात्रा करने के लिए मजबूर किया था। अब उसने पूरी सुबह बिना किसी मेहनत के काम किया था, उसके कपड़े और शरीर कीचड़ से सने हुए थे और आखिर में उसे केवल कुछ 100 रुपए ही मिले। कोई भी इस बात से नाखुश होगा। हाँ, अभिनय बंद करो। कुत्ते को पकड़े हुए महिला आई, उस आदमी से पैसों का ढेर छीना और सीधे उसे पास की पत्थर की बेंच पर रख दिया। ये वही पुरानी चाल है जिसमें पहले कुत्ते को चुराया जाता है, फिर उसे ढूंढने और वापस लाने का नाटक किया जाता है। मैंने इस तरह की ठगी बहुत देखी है। हम पुलिस को नहीं बुला रहे हैं और हम आपको पैसे दे रहे हैं, यह आपके प्रति अच्छा व्यवहार है। यही सारा पैसा है, इसे ले लो या छोड़ दो। प्रिय, चलो। महिला उस आदमी को घसीटते हुए बिना कुछ कहे मुड़ी और पास ही खड़ी उनकी कार की ओर चल दी। लिन मो को वहीं खड़ा छोड़ दिया, अचंभित। कैसे क्यों चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। जैसे जैसे वह दंपति आगे बढ़ता गया, लिन मो को धीरे धीरे महिला की हंसी सुनाई दे रही थी और वह अपने पति से पूछ रही थी कि क्या वह बहुत होशियार है और कैसे उन्होंने कुछ $1,000 या कुछ इसी तरह की रकम बचा ली है। लिन मो को पता था कि समाज क्रूर हो सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना क्रूर होगा। क्या यहाँ तक कि एक गुम हुए कुत्ते के विज्ञापन को भी घोटाला बना दिया जाएगा? वास्तव में एक क्षण के लिए लिन मो को यह आवेग हुआ कि वह दौड़कर जाए, उन पर पैसे फेंक दे और फिर कुत्ते को वापस मैनहोल में डाल दे तथा उसके बाद दंपति की अच्छी तरह पिटाई कर दे। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। यदि उसने सचमुच ऐसा किया तो वह कुछ हद तक गुस्सा तो निकाल लेगा, लेकिन अंततः उसे जेल जाना पड़ेगा। अब उसके पास पत्नी, बच्चे और बूढ़े माता पिता थे। बात बात पर गुस्सा करने के उनके दिन अब पीछे छूट गए हैं। कुछ दूरी पर फोक्सवैगन बीटल स्टॉप हुई और एक्सीलेटर दबाने के साथ ही वह लिन मो की नजरों से ओझल हो गई। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट उद्धरण चिन्ह। बीटल को दूर जाते देख उसने सहज ही अपना पैर उठाकर उसका पीछा किया तथा उससे स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन दोबारा सोचने पर उसने उसे जाने दिया। अंततः लिन मो ने एक गहरी सांस ली और अत्यधिक हताशा में जोर से हंस पड़ी। एक परिवार से जुड़े व्यक्ति के रूप में उसका साहस सचमुच छोटा था। वह लापरवाही से काम करने का साहस नहीं कर सका। हालांकि अगर यह अतीत में हुआ होता तो लिन मो ऐसी घटना पर नाराज हो सकता था, लेकिन अब वह अलग था। उसके पास सिस्टम था और भविष्य में अनंत अद्भुत संभावनाएं थी। ऐसी तुच्छ गलती पर नाराज होना उचित नहीं था। अनुभव बुद्धिमत्ता सिखाता है। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने इस स्थिति को संभाला वह वास्तव में अपरिपक्व था और पर्याप्त गहन नहीं था। सिस्टम होने के बावजूद भी धोखा दिया जा रहा है, ये कैसी गड़बड़ है? 317-246 जब लिन मो घर पहुंचा तो दोपहर के 1 बज चुके थे। अभी वह बहुत गंदा था और उसमें से एक अलग ही अप्रिय गंध आ रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर ली जिनविन बेडरूम से बाहर आई और तुरंत आग्रह से पूछा, पति आपको क्या हुआ? मेरे लिए थोड़ा खाना गर्म करो, मैं नहाने जा रहा हूँ और फिर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। अरे क्या तुम किसी गड्ढे में गिर गए या कुछ और? मैं तुम्हारे लिए कुछ साफ कपड़े लाऊंगा। लिन मो ने बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी और सीधे तंग बाथरूम में चली गई। वूश, शावरहेड से गर्म पानी का छिड़काव होने लगा और धुंध उठने लगी, जिससे छोटे से कमरे में दृश्यता बहुत कम हो गई। लिन मो ने दर्पण में अपने धुंधले प्रतिबिंब को देखा और अपनी भौहों को थोड़ा सा सिकोड़ लिया। कुत्ते को खोजने की इस घटना से उसने एक सबक सीखा था। उनका सिस्टम उन्हें केवल सूचना ही प्रदान कर सकता था, लेकिन उस जानकारी का उपयोग अधिकतम लाभ के लिए कैसे किया जाए, यह अभी भी उसके अपने मस्तिष्क पर निर्भर करता था। वह घर लौटते हुए पूरे रास्ते इसी प्रश्न पर विचार करता रहा। आज की तरह कुत्ते को खोजने के बाद वह मालिक को भेजने के लिए उसकी तस्वीर ले सकता था। फिर अच्छी शर्तों पर बातचीत करने और सबूत इकट्ठा करने के बाद वह पालतू कुत्ते को उनके पास वापस कर सकता था। कीमत पर मोल तोल हो सकता था, ये 30,000 होना जरूरी नहीं था, ये 5 या 3,000 भी हो सकती थी। ये सिस्टम द्वारा लाई गई खुशी थी जिसने मेरे निर्णय को धुंधला कर दिया। इस समाज में कुछ लोग अभी भी बहुत बदसूरत हैं। मुझे ये सबक याद रखना है। 20 मिनट बाद लिन मो अब साफ कपड़े पहने हुए खाने की मेज पर बैठ गया। मेज पर चिकन सूप का एक कटोरा, टमाटर के साथ तले हुए अंडे, कुछ हरी सब्जियां और चावल का एक छोटा कटोरा रखा था। ली जिनविन उसके पास बैठी चिंता से पूछती हुई, पति क्या आप मुझे अब बता सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था?
लिन मो ने चावल का एक निवाला खाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये कुछ भी नहीं है, मैं एक मैनहोल के पास से साइकिल चला रहा था जब मैंने एक कुत्ते को भौंकते हुए सुना। मैंने कुत्ते को बाहर निकाला और पाया कि यह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा कि मैंने 2 दिन पहले खोए हुए कुत्ते के नोटिस में देखा था। तो मैंने कुत्ते के मालिक को फोन किया। लिन मो ने अपनी पत्नी को पूरी विस्तार से सब कुछ बताया जो कुछ पहले हुआ था। वाह, ये किस तरह के लोग हैं, ये बहुत मतलबी है। ली जिनवेन भी गुस्से से लाल हो गई, इस दुनिया में ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं। अरे, एक बड़े जंगल में सभी प्रकार के पक्षी होते हैं। लिन मो ने अपनी पत्नी के साथ साझा करने के बाद एक अपरिहार्य व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आप बहुत दयालु हैं, आपको उनके कुत्ते को वापस मैनहोल में फेंक देना चाहिए था और उन्हें नीचे जाकर पानी निकालने देना चाहिए था। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई कुत्ता हमें काटता है तो क्या हम सचमुच उसे काट सकते हैं? हाँ, काट खाओ, उन्हें काटकर मार डालो। हम्फ, ठीक है, गुस्सा मत हो, देखो तुम कितने परेशान हो और मैं इसमें शामिल हूँ और मैं नाराज भी नहीं हूँ। वैसे, मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। इसके बाद लिन मो ने ली जिनवेन को स्कूल के गेट पर झांग जियू की मां के साथ हुई सुबह की मुलाकात के बारे में बताया। सुनने के बाद ली जिनवेन की भौहें और भी गहरी हो गईं। उन्होंने काफी देर तक सोचा और फिर कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी उन अन्य अभिभावकों के साथ शामिल होना चाहिए जिन्हें धमकाया गया है और शिक्षा ब्यूरो से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए? स्कूल उसकी सुरक्षा करता है, इसलिए शिक्षा ब्यूरो ही वह स्थान होना चाहिए जो तर्क सुनेगा, है ना? शिक्षा ब्यूरो में जाएं। लिन मो ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं जा सकता। जियाओक्सियाओ पहले से ही तीसरी कक्षा में है और रक्षसा शहर में हमारे पास 5+4 प्रणाली है। इसका मतलब है कि सिर्फ 2 साल बाद उसे मिडिल स्कूल प्रवेश परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। हमारे निवास परमिट में पूरे 120 अंक भी नहीं है, इसलिए क्या कोई मिडिल स्कूल जियाओ को लेने के लिए तैयार होगा? ये पहले से ही एक सवाल है। यदि शिक्षा ब्यूरो में स्कूल के बारे में हमारी शिकायत का रिकॉर्ड है, तो सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि उन निजी माध्यमिक विद्यालयों में भी प्रवेश पाना हमारे लिए कठिन हो जाएगा, जिनकी फीस प्रति वर्ष हजारों में है। ली जिनवेन ने फिर पूछा, क्या होगा अगर हम गुमनाम रिपोर्ट करें? लिन मो मुस्कुराया और चुप रहा। ली जिनवेन एक क्षण के लिए रुकी और फिर एक कड़वी मुस्कान के साथ बोली, तो फिर हम क्या करें? गुमनाम शिकायत के निहितार्थ को हर कोई समझता है, कोई रास्ता निकल ही आएगा। लिन मो वास्तव में भूखा था, उसने लगातार 2 कटोरे चावल खाए, उसके बाद चिकन सूप का एक बड़ा कटोरा खाया। ली जिनवेन उसके बगल में बैठी थी और कभी कभी लिन मो को धीरे धीरे खाने की याद दिलाती रहती थी। भोजन के बाद उन दोनों ने चॉपस्टिक्स साफ की, बर्तन धोए और रसोई घर को व्यवस्थित किया। काम करते समय वे कभी कभी छोटी मोटी पारिवारिक बातों पर भी बातें करते रहते थे। जब सब कुछ हो गया तो लिन मो ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर की चाबियां पकड़ी और ली जिनवेन से कहा, पत्नी, तुम घर पर थोड़ा सो जाओ, मैं जियाओ के प्रिंसिपल से मिलने जाने की योजना बना रहा हूँ। अभिभावक शिक्षक बैठक 7:30 बजे है, अगर मैं 6:30 बजे तक वापस नहीं आता तो आप अकेले टैक्सी लेकर वहां जा सकते हैं। ली जिनवेन कुछ कहना चाहती थी लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। मम, सड़क पर सावधान रहना। ली जिनवेन ने पहले भी प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दिन भर स्कूल के गेट पर इंतजार करने के बाद भी उसे प्रिंसिपल की एक झलक भी नहीं मिली थी। फिर भी ये सब जानते हुए भी ली जिनवेन अपने पति को रोकने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाई। क्या हो अगर उसका पति प्रिंसिपल से मिल गया तो क्या होगा? क्या होगा अगर प्रिंसिपल आज अच्छे मूड में हो? उच्च पदों पर बैठे लोगों का एक शब्द आम लोगों की दिन रात की अंतहीन बातचीत पर भारी पड़ सकता है। यद्यपि प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक कोई बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन राक्षस नगर में अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे मजदूर वर्ग के लिए यह अभी भी एक शक्तिशाली व्यक्ति था। लिन मो ने ली जिनवेन की आंखों में चिंता देखी, धीरे से उसके कमजोर शरीर को गले लगाया और उसके माथे पर एक चुंबन लगाने के बाद वह फुसफुसाया, मुझ पर विश्वास करो, मैं आज इसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे दिन बेहतर हो जाएंगे। ली जिनवेन ने लिन मो की कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटी। मम। 1 घंटे बाद एक सुरक्षा गार्ड के मार्गदर्शन में लिन मो ने आसानी से फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल में प्रवेश किया और प्रिंसिपल के कार्यालय के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने गहरी सांस ली और कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। दस्तक, 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 अंदर आइए, एक अधेड़ महिला की आवाज ने जवाब दिया। लिन मो ने अपने कपड़े ठीक किए और थोड़ी घबराहट के साथ कार्यालय का दरवाजा खोला। कमरा काफी बड़ा था, लगभग 30 से 40 वर्ग मीटर का। सजावट बहुत साधारण थी। आगंतुकों के लिए एक डेस्क और सोफे के अलावा दीवार के किनारे किताबों की कई अलमारियां लगी हुई थी। उस समय लगभग 50 वर्ष की एक महिला, जो अभी भी आकर्षक दिख रही थी और आकर्षक सूट पहने हुए थी, डेस्क के पीछे बैठी थी और बिना सिर उठाए किसी काम में तल्लीन थी। लिन मो डेस्क के सामने गए, हल्का सा झुके और विनम्रता से कहा, नमस्ते प्रिंसिपल लियू। हलचल सुनकर लियू होंगमेई ने अपनी कलम नीचे रखी, अपना सिर उठाया और लिन मो पर एक संक्षिप्त नजर डाली, फिर पूछा, नमस्ते, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस छात्र के माता पिता हैं? रवैया बहुत विनम्र था। लिन मो ने अपना परिचय दिया, मैं तीसरी कक्षा 2 के लिन जियाओ का पिता हूं। कृपया एक क्षण। लियू होंगमेई ने कीबोर्ड पर कुछ बार टैप किया। कोण के कारण लिन मो यह नहीं देख सका कि वह क्या देख रही थी। जानकारी की जांच करने के बाद लियू होंगमेई ने फिर से ऊपर देखा और कहा, मिस्टर लिन, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? लिन मो ने बात को घुमा फिराकर नहीं कहा और सीधे कहा, मैं अपनी बेटी की कक्षा में पढ़ने वाले झांग जियू नामक एक छात्र के बारे में आपसे बात करने आया हूं जो अक्सर अपने सहपाठियों को परेशान करता है। झांग जियू के नाम के उल्लेख पर लियू होंगमेई के चेहरे पर थोड़ी असहजता दिखी, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया। उसने किनारे से एक सुंदर कप उठाया, एक नाजुक घूंट लिया और कहा, मिस्टर लिन, बात यह है कि मुझे अभी एक छोटा सा काम निपटाना है, क्या आप थोड़ी देर बाहर इंतजार कर सकते हैं? एक बार मैं इससे निपट लूं तो हम इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। जरूर। लिन मो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसके इस तरह कहने पर वह रुकने पर जोर नहीं दे सकता था, इसलिए उसने विनम्रता से सिर हिलाया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। कार्यालय का दरवाजा बंद होने के बाद लियू होंगमेई ने लिन शियाओ के माता पिता के बारे में जानकारी वाले कंप्यूटर पेज को लापरवाही से बंद कर दिया और खुद से घृणा से कहा, देहाती गंवार, वे सब अपना दिमाग खो चुके हैं। 317-248 प्रिंसिपल के कार्यालय से निकलने के बाद लिन मो गलियारे में एक कुर्सी पर शांत और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए बैठ गया। 5 मिनट, 10 मिनटों, लगभग आधा घंटा बीत गया, लेकिन कार्यालय में अभी भी कोई गतिविधि का संकेत नहीं था। गलियारे में कुर्सियां हमेशा की तरह प्लास्टिक की थीं।
अगर आप उन पर बहुत देर तक बैठते तो आपकी पीठ बहुत असहज हो जाती। इसके अलावा लिन मो की पीठ खराब होने के कारण वह केवल समय समय पर खड़े होकर इधर उधर घूम सकते थे और फिर बैठ सकते थे। सबसे पहले वह टिकटॉक के लघु वीडियो देख सकता था, अपने पसंदीदा ऑनलाइन उपन्यास पढ़ सकता था और अपने चैट समूहों की जांच कर सकता था। लेकिन जब उनके फोन की बैटरी 10% तक कम हो गई तो वे केवल कुर्सी पर बैठकर आराम कर सकते थे। लेकिन वास्तव में स्थिति पूरी तरह से उनकी उम्मीदों के अनुरूप थी। 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटे इंतजार एक थकाऊ काम है। लिन मो पिछली रात सो नहीं पाया था और अब वह अपनी पलकें झपकने से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह बेहोश होकर झपकी लेने लगा, कुछ देर तक सोता रहा, लेकिन कमर में दर्द और सूजन के कारण जल्दी ही जाग गया। वह लगभग 4 बजे तक इंतजार करता रहा, जब अंततः बगल के कार्यालय के दरवाजे से कुछ आवाज आई। लिन मो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन प्रिंसिपल ली मेहोग बाहर नहीं आई, बल्कि एक महिला शिक्षिका आई, जिन्हें लिन मो नहीं पहचान पाई। लिन मो ने थोड़ा झुककर लगभग विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए पूछा, हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या प्रिंसिपल लियू ने अपना काम पूरा कर लिया है? महिला अध्यापिका ने क्षमा प्रार्थी भाव से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, आपको इतने लंबे समय तक इंतजार करवाने के लिए मुझे सचमुच खेद है। प्रधानाचार्य ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा कि वह अभी बहुत व्यस्त है और उन्हें 2 और मीटिंग में भाग लेना है। शायद आप पहले वापस जा सकते हैं और किसी और दिन आ सकते हैं। ओह, लिन मो कोई बच्चा नहीं था, उसे यह स्पष्ट था कि लियू मेहोग जानबूझकर मामले को खींच रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वह संकेत समझ जाएगा और चला जाएगा। ये सभी लोग सही तौर पर सौहार्दपूर्ण थे तथा इनमें कोई स्पष्ट दोष नहीं था जिस पर ध्यान दिया जा सके। लेकिन वास्तव में उनकी अंतर्निहित घृणा और तिरस्कार उनकी हर नजर और सूक्ष्म हरकत में पहले से ही छिपा हुआ था। टालमटोल करना उनका जादुई कौशल था, जिम्मेदारी किसी और पर डालना उनका काम करने का तरीका था। आप अपना आपा भी नहीं खो सकते, नहीं तो न केवल आपका मसला अनसुलझा रह जाएगा, बल्कि नई परेशानियां भी पैदा हो जाएंगी। सामाजिक शिष्टाचार पर उनकी अच्छी पकड़ थी। हालांकि वह अंदर से बहुत परेशान था, फिर भी उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। कोई बात नहीं, आज रात मेरी अभिभावक शिक्षक बैठक है, इसलिए थोड़ा और इंतजार करना ठीक है। कृपया प्रिंसिपल से कहिए कि वह पहले अपने काम पर ध्यान दें, काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। महिला अध्यापिका ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और उदासीनता से कहा, ठीक है, थोड़ी देर और इंतजार करने के लिए धन्यवाद। हालांकि अगर आप इंतजार करना जारी रखते हैं तो प्रिंसिपल के पास आपसे मिलने का समय नहीं होगा। बोलने के बाद महिला अध्यापिका मुड़ी और कार्यालय में वापस चली गई। लिन मो को एक और नजर भी नहीं बख्शी। कार्यालय में दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर और सौंदर्य उत्पाद का लाइव स्ट्रीम देखते हुए लियू मेहोग ने अपना सिर भी नहीं उठाया और पूछा, क्या वह चला गया है? अभी नहीं, महिला शिक्षिका ने घृणा से कहा, हाथों को क्रॉस करके घृणा से जवाब देते हुए, वह एक खरोचदार कुत्ते की तरह है, उसे बाहर निकालने से वह नहीं जाएगा। वे इस बारे में नहीं सोचते, इतने सारे छात्रों के माता पिता के साथ अगर हर कोई आपकी समस्या लेकर आपके पास आएगा तो आप कैसे काम चला पाएंगे? ठीक है, याद रखें, चाहे कोई भी अफसर हो, छात्रों या उनके माता पिता को नीचा न दिखाएं। अगर कोई इसे रिकॉर्ड कर लेता है और ऑनलाइन पोस्ट कर देता है तो आपका काम खत्म हो जाएगा। लियू मेहोग ने सहजता से हाथ हिलाते हुए कहा, अगर वह इंतजार करना चाहता है तो उसे इंतजार करने दें। जब वह थक जाएगा तो वह स्वाभाविक रूप से चला जाएगा। यहाँ आओ और मुझे ये तय करने में मदद करो कि कौन सी आईब्रो पेंसिल बेहतर लगती है। महिला शिक्षिका उत्सुकता से आई, लाइव स्ट्रीम में उत्पादों पर नजर डाली और कहा, मुझे लगता है कि ये आईब्रो पेंसिल बहुत घटिया है, केवल 79 युआन, वे निश्चित रूप से प्रभावी नहीं होंगी। मैंने कुछ दिन पहले ही काउंटर से 2 खरीदे हैं, कल जब मैं काम पर आऊंगा तो आपके लिए उन्हें आजमा कर लाऊंगा। अल्पविराम। समय पल पल बीतता गया। लिन मो पहले ही लगभग पूरे 3 घंटे तक इंतजार कर चुका था। यहाँ तक कि सबसे धैर्यवान व्यक्ति भी पूरे दोपहर तक इंतजार करने के बाद कुछ चिड़चिड़ाहट महसूस करेगा। लेकिन लिन मो ने ऐसा नहीं किया। वह शांत था, क्योंकि उसने इसकी उम्मीद की थी। किसी समस्या को ठीक से हल करना इतना कठिन क्यों है? क्या उन्हें सचमुच लोगों को इस तरह से धमकाना चाहिए? फिर मुझे अब और पीछे हटने की जरूरत नहीं है। लिन मो ने अपने फोन पर नजर डाली, जिसमें केवल 3% बैटरी बची थी। जल्दी से अपने संपर्क खोले, प्रिंसिपल का नंबर ढूंढा और एक संदेश भेजा। एलए फिटनेस सेंटर, कोचली, बुधवार रात 9 बजे, लिन मो। संदेश भेजा जा रहा है। सफलतापूर्वक भेजा गया। सफलतापूर्वक भेजे जाने की सूचना देखने के बाद लिन मो ने आलस से अपने शरीर को फैलाया, एक आरामदायक स्थिति खोजने की कोशिश की और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। कार्यालय में, प्रिंसिपल, आपको वाकई मेकअप को बिना सोचे समझे नहीं खरीदना चाहिए। आपकी और मेरी त्वचा एक जैसी ही तैलीय है। मेरे पति कुछ समय पहले ही फ्रांस से वापस आए हैं और वे बहुत सारे विदेशी सौंदर्य प्रसाधन लेकर आए हैं। मैं कल जब हम काम पर जाएंगे तो आपके लिए भी उन्हें लाऊंगी ताकि आप उन्हें आजमा सकें। मैं गारंटी देता हूं कि आप संतुष्ट होंगे। महिला अध्यापिका चापलूसी करने में बहुत अच्छी थी और उसके द्वारा बोले गए लगभग हर वाक्य से लियू मेहोग के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी। भनभनाहट। जैसे ही लियू मेहोग जवाब देने वाली थी, उसके डेस्क पर रखा फोन कंपन के साथ बज उठा। लियू मेहोग ने बिना सोचे समझे फोन उठाया, अपनी फिंगरप्रिंट से उसे अनलॉक किया और नया संदेश पढ़ना शुरू कर दिया। एलए फिटनेस सेंटर, कोचली, बुधवार रात 9 बजे, लिन मो। इस संक्षिप्त संदेश से लियू मेहोग का मुंह तुरंत खुला रह गया, उसकी आंखें उभर आईं और उसका शरीर कांपने लगा, मानो उसने सर्वनाश देख लिया हो। चापलूस शिक्षक ने आश्चर्य से यह दृश्य देखते हुए तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसने प्रिंसिपल को ऐसा भाव दिखाते हुए कभी नहीं देखा था। कैसे? कोई इसके बारे में कैसे जान सकता है? फिटनेस सेंटर के कोच के साथ उसके संबंध के बारे में किसी को पता नहीं था। और सावधान लियू मेहोग ने कभी भी कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि होटल के कमरे बुक करते समय भी उसने कभी अपनी पहचान का इस्तेमाल नहीं किया। आमतौर पर वह कोच से कमरा बुक कराती थी, फिर चुपचाप एक गुप्त रास्ते से निकल जाती थी। वह इतनी सतर्क इसलिए नहीं थी कि वह अपने पति से यह बात छिपाना चाहती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका दर्जा बहुत खास था। अगर यह मामला लीक हो गया, बिना कुछ और कहे, एक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में उनका करियर निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। लियू मेहोग की सांसें तेज हो गईं। फिर उसने संदेश के अंत में हस्ताक्षर पर ध्यान दिया। लिन मो कौन है? लियू मेहोग ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली और अपनी स्मृति में हर नाम को याद करने की कोशिश करने लगी। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसे याद नहीं आ रहा था कि लिन मो कौन था।
नहीं, यदि व्यक्ति ने अपना नाम छोड़ा है तो वह अवश्य ही यह चाहता होगा कि मैं जानूं कि वह कौन है। मैं इस व्यक्ति को निश्चित रूप से जानता हूं। लिन जियाओक्सियाओ। अचानक लियू मेहोंग को याद आया कि कुछ ही घंटे पहले एक छात्रा के माता पिता उससे मिलने आए थे। उसका नाम था लिनमो 317-250। क्या ये वही है? उसे इस बारे में कैसे पता चला? अचानक मिली इस भारी खबर से लियू मेहोंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आग की लपटों पर बैठी हो और बुरी तरह झुलस रही हो। महिला अध्यापिका ने डरते हुए पूछा, प्रधानाचार्य क्या आपको क्या हुआ है? लियू मेहोंग, जो बातचीत करने के मूड में नहीं था, ने जल्दी से आग्रह किया, जल्दी से जाकर देखो कि अभी वाले माता पिता चले गए हैं या नहीं। आखिर यह है क्या? महिला अध्यापिका पूरी तरह से भ्रमित थी और उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस माता पिता ने अभी अभी यह बात कही है, उनकी पृष्ठभूमि भयावह रही हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। रक्षसा सिटी पब्लिक प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल के रूप में लियू मेहोंग एक वास्तविक उपनिदेशक स्तर की अधिकारी थी और उनके पास उपलब्ध संसाधनों के कारण कुछ निदेशक स्तर के अधिकारी भी उनके सामने कुछ भी मायने नहीं रखते थे। कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि उसे इस तरह डरा सके? यद्यपि वह पूरी तरह से चकित थी, फिर भी महिला अध्यापिका आज्ञाकारी ढंग से कार्यालय के दरवाजे तक चली गई, उसे थोड़ा सा खोला, बाहर झांका, फिर उसे बंद कर दिया और फुसफुसाते हुए बोली, प्रधानाचार्य वह अभी भी यही है, लेकिन लगता है कि वह सो गए हैं। लियू मेहोंग की भौहें अनजाने में चूहा आकार में सिकुड़ गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, उसे बुलाओ। नहीं, उसे अंदर बुलाओ। भूल जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा। लियू मेहोंग अपनी कुर्सी से उठी, उसने अपने कुछ हद तक सिकुड़े हुए टॉप को ठीक करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे ऑफिस के दरवाजे की ओर चली गई। लिनमो को देखते हुए उसने पूछा, लिनमो, तुम्हें लिनमो कहा जाता है ना? इसका क्या मतलब है? हालांकि ऐसा लग रहा था कि लिनमो ने उसकी बात नहीं सुनी, उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था और आंखें बंद कर रखी थी, मानो वह सचमुच सो गया हो। लियू मेहोंग को अभी अभी जानकारी मिली थी, इसलिए उसे यकीन था कि लिनमो बिल्कुल भी सोई नहीं थी। उसके विचार में लिनमो का वर्तमान व्यवहार एक नाटक के अलावा और कुछ नहीं था। शहर से बाहर से आए एक छात्र के माता पिता ने उसके सामने दिखावा करने का साहस किया, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई। लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। किसी और के हाथों में सत्ता होने के कारण लियू मेहोंग विवश महसूस कर रही थी और अपना गुस्सा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो बस इतना ही कर सकी कि अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए शांति से बोली, मिस्टर लिन, अगर आपकी कोई मांग है तो हम उन पर चर्चा करने के लिए मेरे कार्यालय में आ सकते हैं। लिनमो अपनी आंखें बंद किए अविचलित खड़ा रहा। यह दृश्य देखकर महिला अध्यापिका को अपने पूर्व विचारों पर और भी अधिक विश्वास हो गया। लिनमो नामक इस अभिभावक का प्रभाव इतना भयानक है कि यह प्रिंसिपल के प्रभाव को भी दबा देता है। अन्यथा लियू मेहोंग इस तरह का व्यवहार नहीं कर रहे होते। महिला अध्यापिका एक क्षण के लिए झिझकी, फिर धीमी आवाज में पूछा, प्रधानाचार्य क्या मैं उसे जगा दूं? लियू मेहोंग ने अपनी आवाज धीमी कर दी, कोई जरूरत नहीं। तुम स्कूल के गेट पर जाओ और मीटिंग के लिए आने वाले अभिभावकों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। याद रखो कि अभी क्या हुआ तुम्हें किसी को बताने की अनुमति नहीं है, अन्यथा तुम यहाँ काम करना बंद कर सकते हो। महिला अध्यापिका चौंक गई, उन्होंने डरते डरते तुरंत सिर हिलाया और इस परेशानी भरे स्थान से जाने के लिए मुड़ गई। गलियारे में केवल लियू मेहोंग कार्यालय के दरवाजे पर खड़ा था और लिनमो कुर्सी पर बैठकर सोने का नाटक कर रहा था। लियू मेहोंग को लिनमो का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसका उद्देश्य उसे घंटों इंतजार कराने का बदला लेना था। इसलिए उसके पास आज्ञाकारी ढंग से उसकी प्रतीक्षा करने के अलावा और कुछ नहीं था। कुछ मिनट बाद पीठ दर्द को और अधिक सहन न कर पाने के कारण लिनमो ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि शाम के 5 बज चुके थे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, ये जाने का समय है। लिनमो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसने लियू होंगवेई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जैसे कि वह पतली हवा थी और सीढ़ियों की ओर चला गया। इससे पहले कि वह एक कदम भी बाहर निकालता, लियू मेहोंग की आवाज पहले ही ऊंची हो चुकी थी, मिस्टर लिन कृपया एक क्षण रुकें। लिनमो ने मुड़कर देखा, लियू मेहोंग को देखकर आश्चर्यचकित हुए और मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मुझे खेद है, मैंने आपको वहां नहीं देखा। क्या आप अब मुक्त हैं, प्रिंसिपल लियू? लिन, आपका समय लेने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरे दफ्तर में बात करते हैं, लियू मेहोंग ने कहा। उसका दिल गुस्से से उबल रहा था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने रेत की बोरी में मुक्का मारने में अपनी सारी ताकत लगा दी हो। सचमुच, क्या अब तुम आजाद हो? लिनमो ने प्रसन्नता से सिर हिलाते हुए पूछा। हाँ, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, लियू होंगवेई ने दांत पीसते हुए कहा। वे दोनों एक के बाद एक कार्यालय में चले गए। लियू मेहोंग मुश्किल से अपनी मेज पर बैठने के लिए पहुंची ही थी कि उसने देखा कि लिनमो दरवाजे के पास खड़ा था और भावशून्यता से उसकी ओर देख रहा था। माहौल विचित्र हो गया। लियू मेहोंग, जो पहले ही आधे रास्ते में बैठ चुके थे, को आखिरकार कुछ एहसास हुआ और वे फिर से खड़े हो गए और विनम्रता से डेस्क के सामने लिनमो के लिए एक कुर्सी रख दी। मिस्टर लिन, कृपया बैठ जाइए। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? यदि वह स्थिति को बदलना चाहती थी तो उसे दूसरे पक्ष को पूरी तरह से अपने अधीन करना होगा। लिनमो 30 वर्षों तक जीवित रहने के कारण इन बुनियादी मनोवैज्ञानिक युक्तियों को समझ गए थे। बात बस इतनी सी है कि उसे लोगों से इस तरह से बातचीत करना कभी पसंद नहीं था। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगी है। कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद मुझे प्यास कैसे लग सकती है? लिनमो बहुत विनम्र स्वर में बोलते हुए बैठ गए। लियू मेहोंग ने जल्दी से लिनमो के लिए एक कप गर्म पानी डाला, फिर अपनी सीट पर वापस आ गई। कुछ देर तक अपने विचारों को शांत करने के बाद उसने पूछा, आपको उस मामले के बारे में कैसे पता चला? क्या बात है? लिनमो ने न समझने का नाटक किया। लियू मेहोंग को भी एहसास हुआ कि उसका सवाल निरर्थक था और उसने सीधे सवाल पूछने का फैसला किया, मिस्टर लिन, जब तक आप मेरे लिए इसे गुप्त रखने के लिए सहमत हैं, आप अपनी शर्तें बता सकते हैं। लिनमो ने मुस्कुराते हुए अभी भी बहुत विनम्रता से कहा, मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है। मैं बस तीसरी कक्षा 2 के झांक जीव से जुड़ी बदमाशी की घटना पर चर्चा करना चाहता था, जो शहर से बाहर के एक छात्र के साथ हुई थी। ये सुनकर लियू मेहोंग उतनी ही आश्चर्यचकित हुई जितनी कि पहले वाले टेक्स्ट संदेश को प्राप्त करते समय हुई थी। अनजाने में बोल पड़ी, क्या बस इतना ही? लिनमो ने सिर हिलाया। शुरू में मामला काफी सरल था, ये तुम ही थे जिन्होंने इसे जटिल बना दिया। उन्होंने आंखें बंद कर ली। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया।
एक दर्जन सेकंड के बाद लियू मेहोंग ने गंभीरता से उत्तर दिया, श्री लिन, मैं आपको आश्वासन देता हूं, जब तक मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल रहूंगा, आपकी बेटी को फिर कभी किसी के द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे विनती करती हूं, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं, क्या आप कृपया ये बात उन्हें नहीं बताएंगे? यह पहली बार था जब लिनमो ने वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति को दया की भीख मांगते देखा था, जिसे वह महत्वपूर्ण मानता था। वह अपनी दुम को पैरों के बीच दबाए हुए एक खूंखार कुत्ते की तरह विनम्र दिखाई दे रही थी। स्थिति बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी, लेकिन यह तो अपेक्षित ही था, क्योंकि एक समृद्ध शहर के एक पब्लिक प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल एक स्थिर और ईर्ष्यापूर्ण जीवन जीता है। फिर भी यदि उसके प्रेम संबंध का खुलासा हो जाता तो निस्संदेह उसका करियर और परिवार खत्म हो जाता और उसे सामाजिक निंदा का भी सामना करना पड़ता, उसके प्रेमी के फंसने की तो बात ही छोड़िए। हालांकि लिनमो के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन क्या उसे इसकी जरूरत थी? कुछ रहस्य सिर्फ जानने से ही शक्तिशाली हो जाते हैं। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद लिनमो अब और कोई शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह धीरे से उठा, लियू मेहोंग की आंखों में देखते हुए सदमे और डर से भर गया और कहा, प्रिंसिपल लियू, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात है? मैं तो गांव से आया एक छोटा सा आदमी हूं, मैं आपके मामलों के बारे में कैसे जान सकता हूं? प्रिंसिपल लियू 317-251 प्रिंसिपल लियू किसी भी तरह से एक साधारण या मूर्ख व्यक्ति नहीं थे जो फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल के प्रमुख बन सके। लिनमो की बातें सुनकर उसने राहत की सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, और मुस्कुराते हुए बोली, जुबान फिसल गई, यह मेरी गलती थी। श्री लिन, मैं फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल की ओर से आपको एक बार फिर आश्वस्त करने आया हूं। हमारे स्कूल में छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। कृपया इस बात का भरोसा रखें। लिनमो ने थोड़ा सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, यह सबसे अच्छा परिणाम होगा। फिर प्रिंसिपल लियू, मैं आपका और समय नहीं लूंगा, अलविदा। मिस्टर लिन, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। प्रिंसिपल लियू ने लिनमो का सम्मानपूर्वक पीछा किया और उसे कार्यालय से बाहर ले गई। जब लिनमो नजरों से ओझल हो गया तभी उसने राहत की सांस ली। शुक्र है, हालांकि उसके प्रेम संबंध का पता चल चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका उसे ब्लैकमेल करने का कोई इरादा नहीं था। यह दुर्भाग्य के बीच सौभाग्य का एक झटका था। प्रिंसिपल लियू ने मन ही मन सोचा कि उसकी पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ उसकी मांगों को पूरा करना ही पर्याप्त नहीं था। उसे कुछ लाभदायक पेशकश भी करनी होगी, तभी वह सचमुच चैन से रह सकेगी। उसे लिनमो को क्या देना चाहिए? धन? वह बात तो ठीक नहीं है। अगर वह पैसे देने की पहल करती है तो इससे लिनमो को लगातार उससे पैसे मांगने की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। एक बार भानुमति का पिटारा खुल गया तो उसे बंद करना आसान नहीं होगा। तो फिर उसे क्या करना चाहिए? बहुत विचार विमर्श के बाद प्रिंसिपल लियू ने महसूस किया कि लिनमो की बेटी लिन जियाओ के दृष्टिकोण से इसके बारे में सोचना सबसे अच्छा होगा। समझ गया। अचानक जैसे उन्हें कोई अंतर्दृष्टि हो गई हो, प्रिंसिपल लियू जल्दी से अपनी डेस्क पर गई, फोन उठाया और कक्षा 3 के शिक्षक को फोन मिलाया। अल्पविराम। कार्यालय भवन से बाहर निकलने के बाद लिनमो ने अपने फोन पर समय देखा। शाम के 6 बज चुके थे। अभिभावक शिक्षक बैठक शुरू होने वाली थी। मेरी पत्नी अब तक स्कूल पहुंच चुकी होगी, मैं प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार करूंगा। अपना मन बनाकर लिनमो ने अपने फोन की बैटरी के शेष 1% से ली जिनवेन को एक वीचैट संदेश भेजा और फिर वह स्कूल के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल बहुत विस्तृत था। स्कूल के खेल के मैदान पर टहलते हुए और चारों ओर प्यारे बच्चों के समूहों को देखकर लिनमो अपनी गति धीमी करने से खुद को रोक नहीं सका। अब वह बहुत अच्छे मूड में था। उन्होंने न केवल अपनी बेटी को परेशान किए जाने की समस्या का समाधान किया था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि पूरे दिन के अनुभवों से उन्हें खुफिया प्रणाली के बारे में अधिक व्यापक समझ प्राप्त हुई थी। अब तक वह यही जानता था कि खुफिया प्रणाली की जानकारी हर सुबह भोर में ताजा हो जाती थी, जिससे प्रतिदिन कुल 10 खुफिया जानकारी मिलती थी। इन सूचनाओं के स्रोत वे लोग थे जिनसे वह मिला था, वे घटनाएं जिनका उसने सामना किया था, या वे स्थान जहां वह उस दिन गया था। इसके अतिरिक्त 8 आपने आज अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखा और संबंधित खुफिया जानकारी प्राप्त की। विक्ट्री बर्ड 27 अक्टूबर को हमास के खिलाफ जमीनी हमला शुरू करेगा। इस खुफिया जानकारी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इंटरनेट पर सीखी गई जानकारी भी रिकॉर्ड की गई थी और उसे खुफिया जानकारी में बदला जा सकता था। तो सवाल यह था कि अब उसे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? बिना किसी संशय के यह पैसा था। राक्षस नगर में संघर्ष कर रहे एक व्यक्ति के लिए जो 30 साल से बिना कार या घर के था और जिसकी बचत केवल 1 लाख से थोड़ी अधिक थी, पैसा कमाना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इसलिए वह खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए खुफिया प्रणाली का अधिकतम उपयोग कैसे कर सकता है जिससे पैसा कमाया जा सके। क्या मुझे बार बार टकसाल या बैंकों के चक्कर लगाने चाहिए? हाँ, उसके दिमाग में अचानक आए इस विचार से लिनमो हंस पड़ा और अपना सिर खुजलाने लगा। यद्यपि यह विचार बेतुका है, लेकिन इसके पीछे का तर्क सही होना चाहिए। आखिरकार खुफिया प्रणाली दौरा किए गए स्थानों के आधार पर खुफिया जानकारी को ताजा करती है। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर दिन बुद्धिमत्ता ताजा होती रहती है और पैसा कमाने के अवसर हमेशा मौजूद रहेंगे। आज की तरह मैं उस खोए हुए पालतू कुत्ते को ढूंढकर लाभ कमा सकता था, लेकिन मैं यह अवसर चूक गया। मैं इसके बारे में अब और नहीं सोचना चाहता, बस कुछ और दिनों तक इसका अध्ययन करूंगा और देखूंगा कि कल खुफिया जानकारी क्या कहती है। लिनमो पहले ही स्कूल के मुख्य द्वार पर पहुंच चुका था। छात्र एक एक करके स्कूल से निकल रहे थे और बाहर अभिभावकों का तांता लगा हुआ था जो अपने बच्चों को लेने आ रहे थे। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद लिनमो के सामने एक परिचित आकृति दिखाई दी। वह व्यक्ति काले रंग का लंबा कोट और चौड़ी टांगों वाली जीन्स पहने हुए था और उसने नाजुक मेकअप किया हुआ था। यहाँ तक कि जब वह लग्जरी कारों में सवार अमीर महिलाओं के समूह के बीच चल रही थी, तब भी वह बहुत ही आकर्षक दिख रही थी। लिनमो ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्नी, बहुत समय हो गया जब से मैंने तुम्हें इतने खूबसूरत कपड़े पहने हुए देखा है। ली जिनवेन ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अन्य दिनों में अच्छी नहीं दिखती? महान, एक और सवाल जो विनाश का पूर्वाभास देता है। लिनमो ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, ली जिनवेन का हैंडबैग लेने की पहल की और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पत्नी सबसे खूबसूरत उपस्थिति है, चाहे वह कहीं भी हो। ली जिनवेन ने संतोष में सिर हिलाया और कहा, ये ठीक है, समय लगभग समाप्त हो गया है, हमें अभिभावक शिक्षक बैठक में जल्दी जाना होगा। लिनमो ने सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे शरदकालीन परिसर में घूम रहे थे।
लिन मो ने भावुक होकर कहा, जब से हम कॉलेज से स्नातक हुए हैं, हमें इस तरह के स्कूल में टहलते हुए काफी समय हो गया है ना? मम, ली जिनवेन ने थोड़ा सिर हिलाया, उसके मन में भी पिछले दृश्य याद आ रहे थे। कॉलेज में मुझे हमेशा लगता था कि जीवन उबाऊ है और मैं जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए जल्दी से स्नातक होना चाहता था। 30 साल की उम्र तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि वे उबाऊ दिन वास्तव में जीवन के सबसे सुखद क्षण थे। सुगंधित ऑस्मेंथस वाइन खरीदने का इरादा रखते हुए मैं अंततः यही करता हूँ, यह मेरी युवावस्था की यात्राओं जैसा कुछ भी नहीं है। जब वे शिक्षण भवन के प्रवेश द्वार पर पहुंचने वाले थे, ली जिनवेन ने धीरे से पूछा, वैसे पतिदेव प्रिंसिपल से बातचीत कैसी रही? लिन मो ने जवाब दिया, यह आसानी से हो गया। आसानी से? ली जिनवेन ने रुककर कहा, स्पष्ट रूप से उसे अपने पति की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, यह आसानी से हो गया। लिन मो ने फिर सिर हिलाया। क्या मजाक, वह पहले भी प्रिंसिपल से बात कर चुकी है, ये कैसे आसानी से हो सकता है? हालांकि ली जिनवेन ने आगे कुछ नहीं पूछा, बस यह मान लिया कि उसके पति को कुछ झटका लगा है और वह उसे इसके बारे में नहीं बताना चाहता। एक आदमी को अपनी गरिमा की जरूरत है, वो ये समझ गई। अल्पविराम। कोई 10 मिनट बाद अभिभावक शिक्षक बैठक के लिए ग्रेड 3 कक्षा 2 का कक्ष अभिभावकों से भरा हुआ था। कक्षा में सभी लोग अपने अपने बच्चों वाली सीट पर बैठे थे। सामने राक्षस शहर की स्थानीय कुलीन पत्नियां बैठी थीं, जो वित्त, स्टॉक या लग्जरी ब्रांडों जैसे उच्च स्तरीय विषयों पर चर्चा कर रही थीं, जिनके बारे में लिन मो ने कभी सुना भी नहीं था। पीछे बैठे लोग अधिकतर अन्य स्थानों से आए छात्र थे। इस अलिखित नियम के प्रति शहर के बाहर के सभी अभिभावकों, जिनमें लिन मो भी शामिल थी, का मानना था कि इसमें कुछ भी अस्वीकार्य नहीं है। वास्तव में, यदि राज्य द्वारा 9 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा का आदेश न होता, तो क्या वे राक्षस नगर में अध्ययन कर पाते? यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होता। अधिकांश प्रवासी श्रमिकों के लिए स्कूल जाना पहले से ही असंभव था। इससे अधिक की उम्मीद करना मुसीबत को आमंत्रित करना था। जैसे ही 7:30 बजे कक्षा शांत हो गई, लगभग 40 वर्ष की एक मध्यम आयु की महिला अंदर आए और मंच पर खड़ी हो गई। नमस्ते सभी, मैं ग्रेड 3 कक्षा 2 का होमरूम शिक्षक हूँ। हम सब पहले भी मिल चुके हैं, इसलिए मैं अपना परिचय फिर से नहीं दूंगा। सबसे पहले मैं स्कूल में बैठक में भाग लेने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे काम के लिए आपके निरंतर समर्थन और प्यार के लिए भी धन्यवाद। आपकी उपस्थिति स्कूल के साथ एक महान समर्थन और घनिष्ठ सहयोग है। पूरे शिक्षण स्टाफ के लिए अपना काम अच्छी तरह से करने के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन और प्रेरणा है और अपने बच्चों के लिए आपकी व्यापक देखभाल का एक ठोस प्रकटीकरण है। तालियां और तालियां। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कक्षा में पुनः शांति होने के बाद श्री वांग ने अपना अंतहीन भाषण शुरू किया। इसमें 2 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। 1. तीसरी से चौथी कक्षा में जाने के महत्वपूर्ण क्षण में विद्यार्थियों को क्या तैयारी करनी चाहिए। 2. माता पिता अपने बच्चों को सभी पहलुओं में बेहतर बनाने में मदद करने के लिए स्कूल के साथ बेहतर सहयोग कैसे कर सकते हैं। ये सभी ऐसे मुद्दे थे जिन पर बार बार चर्चा हुई थी। लगभग आधे घंटे बाद श्री वांग ने अंततः अपना भाषण समाप्त किया। पानी का घूंट लेने के बाद उन्होंने कमरे में मौजूद सभी अभिभावकों की ओर देखा और थोड़े गंभीर स्वर में कहा, मैंने अभी जो बात की है वह शिक्षण से संबंधित है। अगला, मैं सभी के साथ एक समस्या पर चर्चा करना चाहता हूं। हम अपनी कक्षा में बदमाशी और यहां तक कि स्कूल में बदमाशी को कैसे खत्म कर सकते हैं। 317-254 दैनिक। सहपाठियों को धमकाना, स्कूल में बदमाशी। इस तरह की विषय वस्तु पर पहले कभी भी अभिभावक शिक्षक बैठक में चर्चा नहीं की गई थी। अगली पंक्ति में बैठे एक अभिभावक ने खुद को ये पूछे बिना नहीं रखा, श्रीमान वांग, आपका क्या मतलब है? क्या हमारी कक्षा में स्कूल में बदमाशी की समस्या है? यहाँ बैठे सभी अभिभावकों की एक ही संतान है जिसे वे अपनी आंखों का तारा नहीं मानते। ये सुनकर कि उनके बच्चे को परेशान किया जा सकता है, माता पिता के लिए शांत रहना कठिन हो गया। कक्षा में चर्चा का माहौल शुरू हो गया। श्री वांग ने शांति का संकेत देते हुए अपने हाथ उठाए और सभी को शांत रहने का संकेत दिया। जब पूरी तरह से शांति छा गई, तो उन्होंने आगे कहा, हालांकि यह बदमाशी के स्तर तक नहीं बढ़ा है, लेकिन कोई भी छोटा सा संकेत ध्यान देने योग्य है। मेरे पास मौजूद जानकारी के अनुसार झांग जियू ने अक्सर दूसरे स्थानों से आए छात्रों के कपड़ों पर कुछ लिखा है और उसने कई बार इस तरह के बयान दिए हैं, विदेशी लोग उसके साथ एक ही कक्षा में पढ़ने के लायक नहीं है। इसका हमारे छात्रों के मानसिक और शारीरिक विकास पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं इस अवसर पर स्कूल की स्थिति को पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे स्कूल में स्थानीय और बाहरी लोगों के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए। सभी को फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल में प्रवेश के लिए स्कूल द्वारा चुना गया है। हम सब बराबर हैं। मुझे आशा है कि अब से आप अपने बच्चों में सही मूल्यों का पोषण करेंगे। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, झांग जियू की मां गुस्से में खड़ी हो गई और पूछा, मिस्टर वांग, हमारे बच्चे की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने का आपका इरादा क्या है? भले ही हमारी लड़की ने कुछ गलत किया हो, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया? ये पक्षपात है, तुम्हें मालूम है। और मुझे नहीं लगता कि क्लास में कोई दूसरा छात्र ऐसा नहीं है जिसने मेरी लड़की जैसा कुछ किया हो। आप सिर्फ मेरी लड़की के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं? श्री वांग ने अपना चश्मा ठीक किया और शांति से जवाब दिया, जियू की मां, मुझे अन्य कक्षाओं के बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरी कक्षा में विदेशी छात्रों को धमकाने का एकमात्र मामला आपके बच्चे का है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो मैं निगरानी बढ़ा सकता हूँ। क्रोधित होकर झांग जियू की मां उठ खड़ी हुई और सीधे कक्षा के दरवाजे की ओर चली गई और चलते हुए बोली, मैं इस बारे में तुमसे चर्चा नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हारे स्कूल के नेताओं से बात करने जा रही हूँ और तुम्हारे प्रिंसिपल से स्पष्टीकरण मांगने जा रही हूँ। ये कैसा शिक्षक है जो बास्केट जेल तक पक्षपात दिखा रहा है? ताली, सरसराहट सरसराहट। जैसे ही झांग जियू की मां कक्षा से बाहर निकली, पीछे की पंक्ति में बैठे एक अभिभावक ने ताली बजाना शुरू कर दिया और जल्द ही पूरा कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। ली जिनवेन आश्चर्यचकित दिखे, जैसे उन्होंने लॉटरी जीत ली हो। आश्चर्य से बोले, बस ऐसे ही समस्या हल हो गई। लिन मो ने मुस्कुराते हुए अपनी नाक को छुआ, ऐसा लग रहा है कि मामला सुलझ गया है। अभिभावक शिक्षक बैठक समाप्त होने के बाद लिन मो और ली जिनवेन लिन शियाओशियाओ को साथ लेकर स्कूल छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे कक्षा से बाहर निकले, होमरूम शिक्षक श्री वांग मुस्कुराते हुए आए, श्रीमान और श्रीमती लिन शियाओशियाओ, क्या आप कृपया एक पल के लिए मेरे साथ आ सकते हैं? मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। लिन मो और ली जिनवेन ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या जरूरी है, लेकिन फिर भी वे अपने बच्चे के साथ पीछे चले गए। छोटा समूह पास के खाली कार्यालय में दाखिल हुआ।
कार्यालय का दरवाजा बंद करने के बाद श्री वांग ने उनसे कहा, लिन ज़ियाओ की माँ, लिन ज़ियाओ के पिता, क्या आपके ज़ियाओ ने किसी सार्वजनिक भाषण प्रशिक्षण कक्षा में भाग लिया है? नहीं, ली जिनवेन ने घबराहट में अपना सिर हिलाते हुए कहा। लिन मो ने लिन ज़ियाओ के सिर को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये बच्चा हमेशा से मिलनसार रहा है, बात करना पसंद करता है। अगर वह कक्षा में बहुत ज्यादा बात करेगी तो घर आकर मैं उसे डांटूंगा। ली जिनवेन ने भी गंभीरता से कहा, ज़ियाओ, क्या तुम कक्षा में बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, जिससे शिक्षक का व्याख्यान बाधित हो रहा है? लिन ज़ियाओ का चेहरा शिकायत से भर गया और वह रोते हुए लहजे में बोली, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा नहीं किया। श्री वांग ने तुरंत स्पष्ट किया, आपने गलत समझा है। मैं लिन xiao की आलोचना नहीं करना चाहता। इसके विपरीत उसका प्रदर्शन काफी अच्छा है। मैंने देखा है कि ज़ियाओ की बोलने की क्षमता बहुत प्रभावशाली है। शिक्षा ब्यूरो द्वारा आयोजित एक प्राथमिक विद्यालय भाषण प्रतियोगिता आने वाली है और मैं इसके लिए ज़ियाओ की सिफारिश करना चाहूंगा। मैं आपकी राय जानना चाहता था। क्या? ये सुनकर ली जिनवेन और लिन xiao दोनों ने आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया। स्कूल में कभी कभी ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर आते थे, लेकिन वे आमतौर पर केवल सुनी सुनाई बातें होती थी, कभी भी वास्तव में पंजीकरण कराने और भाग लेने का अवसर नहीं मिलता था। और अब स्कूल सक्रिय रूप से उन्हें यह मौका दे रहा है। यह अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक था। श्री वांग ली जिनवेन की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित नहीं हुए और उन्होंने आगे बताया, प्रतियोगिता अभ्यास करने का एक शानदार अवसर है। यदि आप एक स्थान जीतने में सफल हो जाते हैं तो प्रवेश परीक्षा के बाद ज़ियाओ के पब्लिक मिडिल स्कूल में प्रवेश पाने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। आखिरकार, जैसा कि आप जानते हैं, हर साल बहुत से लोग पब्लिक स्कूलों में आवेदन करते हैं। यहाँ तक कि 120 अंक वाले विदेशियों को भी चयन की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। ली जिनवेन और लिन मो ये सब अच्छी तरह समझते थे। मिडिल स्कूल एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है और राक्षस शहर के सार्वजनिक मिडिल स्कूल अपने विद्यार्थियों के प्रवेश के बारे में सबसे अधिक चिंतित रहते हैं। छात्रों की अच्छी संख्या के बिना हिंगशुई मिडिल स्कूल भी असफल हो जाएगा। तो फिर आप ये कैसे तय करेंगे कि छात्रों का प्रवेश अच्छा है या नहीं? एक पहलू निश्चित रूप से प्राथमिक विद्यालय में प्रदर्शन है। लेकिन जब सभी ग्रेड स्वीकार्य हों तो मुख्य मानदंड ये हो जाता है कि माता पिता शिक्षा में कितना निवेश करने को तैयार है। माता पिता के निवेश के इरादे का सबसे अच्छा प्रतिबिंब यह है कि बच्चे की विशेषताएं क्या हैं, उसने किन प्रतियोगिताओं में भाग लिया है तथा उसने कौन सी रैंकिंग हासिल की है। इसलिए शैक्षणिक स्तर से असंबंधित प्रतीत होने वाली प्रतियोगिताएं हमेशा से ही अभिभावकों के लिए युद्ध का मैदान रही हैं। कुछ और अधिक आधिकारिक प्रतियोगिता स्लॉट भी अस्तित्व में आए जहां प्रवेश के लिए भुगतान करना पड़ता था। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि वह इतने विकृत शैक्षिकी वातावरण में था कि ली जिनवेन को बहुत आश्चर्य हुआ जब होमरूम शिक्षक ने उसकी बेटी को प्रतियोगिता में भाग लेने देने की पहल की। ली जिनवेन कान से कान तक मुस्कुराए और अपनी बेटी की ओर मुड़े और पूछा, ज़ियाओ, क्या तुम भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हो? लिन मो ने झुंझलाहट के साथ असहायता से अपना सिर हिलाया और हल्के से कहा, देखो तुम कितने चिंतित हो। ये बहुत अचानक हुआ, ज़ियाओ को घर जाकर इस पर विचार करना चाहिए। आप सहमत हैं, है ना मिस्टर वांग? क्या आप इतने अच्छे अवसर को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि कितने माता पिता इस अवसर के लिए जान देने को तैयार हैं, यहाँ तक कि इसके लिए भुगतान करने को भी तैयार हैं? अंदर ही अंदर मिस्टर वांग ने कोसा, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी एक चमकती हुई मुस्कान थी। जैसे ही उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और कहा, मिस्टर लिन सही कह रहे हैं, बच्चे को इस पर सोचने दें। ज़ियाओ, क्या तुम कल कक्षा के दौरान अपने शिक्षक को उत्तर दे सकती हो? उस समय वह स्वयं भी पूरी तरह से चकित थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंसिपल क्या सोच रहे थे। अचानक अपनी कक्षा के दूसरे क्षेत्र के एक बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों दिखा रहे थे? नामांकन करते समय स्कूल ने अभिभावकों की व्यापक जांच की। नामांकन के बाद उन्होंने बच्चों से उनके माता पिता के बारे में अधिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी प्राप्त की। श्री वांग को अच्छी तरह याद है कि जब बच्चों से उनकी पारिवारिक कार का प्रतीक चिन्ह बनाने को कहा गया था तो लिन xiao ने स्पैरो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया था। ये किसी सुसंगठित परिवार की पहचान नहीं है, लेकिन इसमें कोई मदद नहीं थी। चूंकि प्रिंसिपल बोल चुके थे, इसलिए उन्हें अपनी बात माननी पड़ी। हम लिन xiao ने जोर से सिर हिलाया। लिन मो ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए हाथ हिलाया और कहा, अलविदा मिस्टर वांग। ज़ियाओ, अपने शिक्षक को अलविदा कहो। अलविदा गुरुजी, अलविदा, सड़क पर सुरक्षित रहें। अल्पविराम। 15 मिनट बाद लिन मो ने व्यस्त सड़क पर स्पैरो इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाया। लिन xiao उनके पीछे बैठे थे और उनकी पत्नी आगे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। 3 लोगों का एक परिवार जो पूर्ण आनंद में था। उसके पास बहुत कम संपत्ति थी और इस सेकंड हैंड स्पैरो इलेक्ट्रिक स्कूटर ने उनके जीवन की सारी खुशियां ला दी। प्रिय, बताओ तुमने प्रिंसिपल से वास्तव में क्या बात की? मैंने बस सच कहा। सच? क्या तुमने उसे पैसे दिए? क्या मेरे पास पैसे हैं? और तो और, क्या वह हमारे पास मौजूद थोड़े से पैसे की भी परवाह करेगी? जोड़े की आवाजें बहुत धीमी थीं, लगभग एक दूसरे के कानों में फुसफुसा रही थीं और हवा के शोर के कारण पीछे बैठा लिन ज़ियाओ उन्हें मुश्किल से सुन पा रहा था। ये भी सच है, हमारा सारा पैसा मेरे पास है। फिर मैं वाकई जानना चाहता हूँ कि आपने प्रिंसिपल को हमारी मदद करने के लिए कैसे मनाया? सच में जानना चाहते हो? हाँ, मैंने सुंदर आदमी कार्ड खेला। बंद करो, खुलकर बताओ। हाँ, ठीक है। ये वास्तव में एक संयोग था। मैं एक दिन होम इन के पास से गुजरा और मैंने प्रिंसिपल को एक युवक के साथ होटल में घुसते देखा। मैं नहीं बता सकता था कि वह उसका पति था या नहीं, लेकिन क्या एक विवाहित जोड़े को छिपकर घूमने की जरूरत होगी? साथ ही इतना गुप्त रहने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आज उसे झांसा दिया। उससे कहा, तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारा रहस्य तुम्हारे पति के सामने आए, है ना? और मुझे आश्चर्य हुआ कि यह काम कर गया। क्या सच में ऐसा सचमुच हुआ? जैसे कि यह सब नकली हो। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और मुझे ऐसी रणनीति अपनानी पड़ी। हम इस मामले में कानून नहीं तोड़ रहे हैं, है ना? हम कौन सा कानून तोड़ रहे हैं? इसके अलावा मैंने उसे ब्लैकमेल नहीं किया, मैंने तो बस उसे ज़ियाओ को परेशान किए जाने के मामले की जांच करने के लिए कहा था। ठीक है, कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे हमेशा घमंडी रहने वाले होमरूम टीचर आज इतने विनम्र थे। हनी, तुमने वाकई कमाल कर दिया। मैं हैरान था कि तुमने अचानक प्रिंसिपल से बात करने की पेशकश क्यों की। तो तुम्हारे पास कोई कमाल था। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, अब इतना ही काफी है। ज़ियाओ, आज रात तुम्हें क्या खाने का मन है? आप मैकडॉनल्ड्स या अपना पसंदीदा मसालेदार हॉट पॉट चुन सकते हैं। वयस्क चुनाव करते हैं, बच्चे सब कुछ चाहते हैं।
मुझे भी आइस कोक चाहिए, मूवी देखना चाहिए और भी बहुत कुछ।